जब टिया अग्रवाल परिवार के घर गई तो उसे पता चला कि उसके मंगेतर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी होने वाली सास चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी क्योंकि वह मास्टर अग्रवाल को अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके प्रकाश को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जब मास्टर अग्रवाल ने सिचुएशन की जांच की और सच्चाई का पता चला तो वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे पुश्तैनी हॉल में बंद कर दिया। टिया को तब पता चला कि प्रणीत उससे झूठ नहीं बोल रहा था जब वह लू के घर पहुंची। असल में वह सच बोल रहा था। मास्टर अग्रवाल ने आखिरकार लॉरेंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रोजी को काफी कोशिशों के बाद प्रणीत का इलाज करने के लिए मना लिया, लेकिन प्रकाश ही वह था जिसने अपने बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि रोजी के भागने के कुछ ही समय बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकाश के आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया, सबूत पक्के थे। सच ये था कि प्रकाश परेश अग्रवाल का नाजायज बेटा था। अगर प्रणीत की मां कम उम्र में गुजर नहीं जाती तो प्रकाश और उसकी मां कभी भी अग्रवाल परिवार में शादी नहीं कर पाते। हालांकि उनका सिर्फ एक बेटा था। मास्टर अग्रवाल को शादी में रखेलों का होना बहुत बुरा लगता था। यही वजह थी कि मास्टर अग्रवाल अपने इकलौते बेटे परेश अग्रवाल को छोड़कर अपनी विरासत के अधिकार प्रणीत को देना चाहते थे जो उनका पोता था। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या सोच रहे हैं। प्रणीत पहले से ही कई सालों से पैरालाइज्ड था और उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। प्रकाश को इतनी जल्दी क्यों थी? उसे इस समय प्रणीत पर हमला क्यों करना पड़ा? दादाजी, मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ गलतफहमियां होनी चाहिए। प्रकाश इतना बेवकूफ क्यों होगा कि प्रोफेसर रोजी को मारने के लिए अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करेगा? उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया। परेश अग्रवाल जो अकेला रह गया था, मैं इससे पहले अपने पिता से दया की भीख मांगने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब उसने टिया को देखा जो मदद करने आया था तो वह तुरंत बोल पड़ा। पिताजी, ये सच में एक गलतफहमी है। जियाउल जुबान ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह ये सब सिर्फ प्रणीत के लिए कर रहा था। वह मिस निया से मदद मांगने के लिए टैंक सेट के पास गया था। वह प्रणीत का इलाज करने के लिए मान गई है, लेकिन इसके लिए शर्त ये होगी कि जियाउल जुबान को रोजी को किडनैप करने में मदद करनी होगी। मिस निया ने यह भी कहा कि उसने रोजी को सिर्फ इसलिए किडनैप किया था ताकि उसे कुछ वापस ले सके जो कभी टैंक सेट का था, उसे मारने के लिए नहीं। पिताजी, जियाउल जुबान ये सब सिर्फ प्रणीत की हालत के लिए कर रहा था। सच सुनने के बाद टिया को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था, इसीलिए वह भी बोली, ये सच है दादाजी। प्रकाश प्रणीत के साथ सुलह करने और उनके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वह मास्टर अग्रवाल अपनी आंखों को आराम दे रहे थे और शांति से अपने हाथों में 2 अखरोट घुमा रहे थे। जब उनके पोते को अरेस्ट किया गया था तब भी वह बुद्ध की तरह आराम से बैठे थे। हालांकि इससे पहले कि टिया अपनी बात पूरी कर पाती, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे घूरा, जिससे वह कांपने लगी और अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। ये देखकर कि टिया डर गई थी, मास्टर अग्रवाल ने पहले वाली घूरना वापस ले लिया और कहा, तुम्हें उसे उसके नाम से बुलाने की इजाजत नहीं है। टिया पब्लिक में जितनी ज्यादा रौब जमाती थी, मास्टर अग्रवाल का सामना करते समय उसे उतना ही बुरा लगता था। ये वैसा ही था जैसे मास्टर अग्रवाल अब उससे उतनी ही नफरत करते थे जितनी पहले उसे पसंद करते थे। उस समय जब प्रणीत पहली बार पैरालाइज्ड हुई थी तो उसने अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताने का प्लान बनाया था। हालांकि वह प्रकाश का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाए और प्रणीत ने उसे पकड़ लिया। मास्टर अग्रवाल उस पर चिल्लाए नहीं उसे सजा दी। उसने उसे प्रकाश को डेट करने से भी नहीं रोका। प्रकाश के साथ उसके रिश्ते को कंफर्म करने के बाद मास्टर अग्रवाल ने उसके और प्रणीत के बीच शादी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में भी मदद की। फिर उसने अपने विरासत के अधिकार प्रणीत को दे दिए और अपने बायोलॉजिकल बेटे परेश अग्रवाल को सीधे नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब था कि भले ही उसकी शादी अग्रवाल परिवार में हो जाए और वह अग्रवाल परिवार की यंग मिस्ट्रेस बन जाए, वह सिर्फ दूसरे अग्रवाल परिवार में ही रहेगी जब तक कि प्रणीत अपनी बाकी जिंदगी शादी करने से मना न कर दे और उसके कोई बच्चे न हो। भविष्य, लेकिन प्रणीत के सिर्फ पैरों में मूवमेंट कम हो गया था, उसके दूसरे काम अभी भी ठीक थे। जब मास्टर अग्रवाल ने शांति से टिया और प्रकाश के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन सबके सामने विरासत के अधिकार प्रणीत को दे दिए, तो वह कंफ्यूज हो गई कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या अफसोस करना चाहिए। जब उसने देखा कि मास्टर अग्रवाल कितने शांत और मतलबी थे, तो टिया को आखिरकार मास्टर अग्रवाल के दिल में लू भाइयों की अहमियत और जगह का फर्क समझ में आ गया। उसने अपने होंठ काटे और जबरदस्ती प्रणीत शब्द हटा दिए। दादाजी, प्रकाश अपने बड़े भाई से सच में प्यार करता है। उसने इस बारे में कई बार कहा है। वह सच में बड़े भाई की हालत का इलाज करने के लिए मदद लेना चाहता था। इस तरह उसे बड़े भाई का कुछ भी एहसान नहीं करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि अंकल इससे पहले क्या कह रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि प्रकाश बड़े भाई की सर्जरी के लिए मिस निया से मदद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बड़े भाई ने लॉरेंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर रोजी से पर्सनली कांटेक्ट किया था। दादाजी, वे दोनों आपके लिए बराबर जरूरी हैं। प्लीज प्रकाश की मदद करो, वह भी तुम्हारा पोता है। वह इसी लायक था। मास्टर अग्रवाल को गुस्सा भी नहीं आया। उन्होंने टिया को बहुत अच्छे मूड में धीरे धीरे अपनी बात समझाई। बराबर जरूरी से तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने कभी प्रकाश को अपना पोता नहीं माना। टिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे लगा जैसे उसका दिल टुकड़ों में टूट गया हो। वह हैरान होकर मिस्टर अग्रवाल की तरफ मुड़ी, उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे हमेशा से पता था कि मास्टर अग्रवाल बायस थे, लेकिन उनका क्या मतलब था कि उन्होंने कभी प्रकाश को अपना पोता नहीं माना। फिर परेश अग्रवाल ने चेहरे पर खटास लाते हुए जवाब दिया, फादर, आपको ऐसा क्यों करना है? क्या प्रकाश भी मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है? क्या इससे वह तुम्हारा पोता नहीं हो जाता? बात बस इतनी है कि उन्हें 2 अलग अलग औरतों ने जन्म दिया था। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि आप प्रणीत के प्रति पक्षपाती हैं, क्योंकि उसकी मां ने उसे इतनी कम उम्र में छोड़ दिया था, लेकिन अब जब प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको कम से कम उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मास्टर अग्रवाल रूई की तरह बर्ताव कर रहे थे और बिना किसी इमोशन के बोलते रहे। वहाँ जो अनाथ बच्चे हैं और प्रकाश में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि उनके माता पिता उससे अलग हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे देश की अगली पीढ़ी हैं। आप उन सभी को अपने बच्चों की तरह क्यों नहीं अपनाते और उनकी भी देखभाल क्यों नहीं करते? जैसा कि पुरानी कहावत है, दूसरे परिवारों के बुजुर्गों और बच्चों का वैसे ही सम्मान करो जैसे हम अपने परिवारों का करते हैं। जब तुम उन सभी अनाथों के साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव करने का फैसला करोगे, तभी मैं प्रकाश को अपने पोते की तरह मानूंगा। फिर वह टिया की ओर मुड़ा और बोला, पहले जब तुमने प्रणीत के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया था तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी या तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी परवाह नहीं करूंगा। प्रकाश तो बस एक बच्चा है जो मेरे घर में रह रहा है। लेकिन वह सबसे यही कहने पर अड़ा रहा कि वह अग्रवाल परिवार का यंग मास्टर है, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह अग्रवाल परिवार का होने वाला वारिस है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और मुझे उसकी परवाह नहीं है जिसकी कोई वंशावली भी नहीं है, जो अब जेल में है और शायद वही मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं उसे और बर्बाद करने का मौका नहीं ले रहा हूं। तुम चाहती हो कि मैं उसे बचा लूं। ये नामुमकिन है। क्या तुम्हारे परिवार का भी कोई कनेक्शन नहीं है? चूंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम्हें अपने परिवार से बात करके उनसे मदद मांगनी चाहिए, बस ये देखने के लिए कि क्या वे उसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं।
तुम्हें मुझसे किसी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। टिया का चेहरा बहुत पीला पड़ गया जब उसने मास्टर अग्रवाल को बहुत शांत आवाज में बहुत बुरे शब्द कहते सुना। उसे अपने शरीर का खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने पहले क्या किया है? उसने प्रणीत के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ दिया और प्रकाश के साथ रहने का फैसला क्यों किया? वह तो अग्रवाल परिवार का भी नहीं था। उसने प्रणीत को, जो अग्रवाल परिवार का वारिस था, सिर्फ उसके लिए क्यों छोड़ दिया? बड़े से लिविंग हॉल में सिर्फ क्लिक की आवाज सुनाई दी जब मास्टर अग्रवाल के हाथों में दोनों अखरोट एक दूसरे से टकराए। टिया का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था जैसे उसमें खून ही न बह रहा हो। मास्टर अग्रवाल बिल्कुल पहले जैसे ही थे। वह सोफे पर उसी जगह बैठे थे और टेलीविजन पर अब भी वही चैनल चल रहा था, सीसीटीवी न्यूज। मास्टर, प्रोफेसर रोजी यहाँ हैं, बटलर ने बताया और यह खबर सुनते ही मास्टर अग्रवाल उछल पड़े और तुरंत सोफे से उतर गए। उसका रिएक्शन उस रिएक्शन से बिल्कुल अलग था जो उसने प्रकाश के अरेस्ट होने की खबर सुनकर किया था। मास्टर, डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। चाहे आप बैठना चाहें या खड़े होना चाहें, लेटना चाहें या बिस्तर से उठना चाहें, आपको धीरे धीरे करना चाहिए। बटलर ने उसे बेचैनी से याद दिलाया। अरे, मुझे परेशान करना बंद करो। जल्दी मुझे बाहर ले चलो ताकि मैं प्रोफेसर रोजी का वेलकम कर सकूं। मास्टर अग्रवाल ने अपने पहले से साफ सुथरे कपड़े ठीक किए और दरवाजे की तरफ चल दिए। उसे प्रकाश की भी परवाह नहीं थी, जो एक इंसान था जिसे अभी अभी अरेस्ट किया गया था। प्रोफेसर रोजी बस एक डॉक्टर थे जो प्रणीत के लिए यहाँ थे, लेकिन मास्टर अग्रवाल इसे बहुत सीरियसली ले रहे थे। वे खून के भाई हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव हुआ वह बिल्कुल अलग था। जल्द ही रोजी मास्टर अग्रवाल के साथ लू के घर में आया, जो बहुत एक्साइटेड थे। जब वे टिया और मिस्टर अग्रवाल के पास से गुजरे तो वह अभी भी उससे प्रणीत की हालत के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। परेश अग्रवाल को प्रोफेसर रोजी से मिलवाने के बारे में कभी नहीं सोचा। रोजी को कोई अंदाजा नहीं था कि लिविंग हॉल में खड़े दो लोग कौन थे। क्योंकि मास्टर अग्रवाल ने उनसे मिलवाया नहीं था, इसलिए उसने भी वही किया। उन्हें नजरअंदाज करते हुए मास्टर अग्रवाल के पीछे लिफ्ट में चली गई, जो उन्हें तीसरी मंजिल पर ले गई। टिया के दिल में एक खालीपन था जब वह मुड़ी और मिस्टर अग्रवाल से पूछा, अंकल, क्या दादाजी ने लॉरेंस इंस्टीट्यूट को तब नहीं देखा था जब प्रणीत के पैरों में पहली बार चोट लगी थी? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे इसका इलाज नहीं कर सकते? पहले ऐसा नहीं था कि वे इसका इलाज नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉरेंस इंस्टीट्यूट के बॉस सायरा ने अग्रवाल परिवार के हिस्से का 50% मांगा था। जब उन्होंने मांगा तो फादर हमारे साथ नहीं थे और मैंने तुरंत मना कर दिया। बाद में जब फादर ने एक बार फिर सायरा से मदद मांगी तो उसने तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या? मैंने दूसरे दिन प्रकाश से सुना कि सायरा मरा हुआ मिला है। उसने प्रणीत को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह अपाहिज हो गया था, जिससे भाइयों में प्रकाश बेहतर चॉइस बन गया। लेकिन अगर प्रणीत के पैरों का इलाज हो सकता था तो वह पिछले 2 सालों से क्या कर रही थी? सायरा मर चुका है, लेकिन रोजी को अचानक दादाजी मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि लॉरेंस इंस्टीट्यूट में एक नया न्यूरो स्पेशलिस्ट आया है और वे उसके पैरों का इलाज कर पाएंगे। टिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह लू मैंशन से कैसे बाहर निकली। जैसे ही वह एक ज़ॉम्बी की तरह अपने घर वापस आए, उसे उसके अंकल मिले, जिन्होंने उसे बताया कि रोजी की घटना एक बहुत बड़ा मामला था जिसका बहुत असर था। अगर रोजी चार्ज हटाने के लिए राजी नहीं होता और अगर प्रकाश के खिलाफ सबूत पक्के होते तो प्रकाश को उम्रकैद की सजा नहीं मिलती, लेकिन उसे कम से कम 15 साल जेल में जरूर बिताने पड़ते। प्रकाश अब बस यही कर सकती थी कि वह इस बात पर अड़ी रहे कि निया ने ही उसके आदमियों को बुलाया था। प्रकाश को प्रणीत के पैरों का इलाज करने के लिए उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए वह अपने आदमियों को उसके पास भेजने के लिए राजी हो गया। हालांकि निया कंट्री जेड की नागरिक नहीं थी और उसे दूसरे देशों में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिली हुई थी। बिना किसी पक्के सबूत के वे प्रकाश को जेल से बाहर नहीं निकलने देते और निया को पकड़ नहीं पाते। इसलिए प्रकाश के आज़ाद होने के चांस कम हो गए। चार्ज बहुत कम थे। साथ ही रोजी की किडनैपिंग की घटना के बारे में नेशनल तसिंहुआ के डीन और इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन दोनों एक साथ आए थे और इस मामले में पूरी और सख्त जांच की मांग की थी। यह ऐसी चीज थी जिसमें एक मामूली पुलिस चीफ दखल नहीं दे सकता था। अग्रवाल परिवार का यंग मास्टर, जिस पर उसने हार मान ली थी, न सिर्फ अगला वारिस निकला बल्कि उसके पूरी तरह ठीक होने की भी संभावना थी। उसने मच्छर को छानकर ऊंट को निगल लिया था। अब जिसे उसने चुना था वह मुश्किल में था और अगर उसे जेल से आज़ाद होने का मौका भी मिल जाता तो भी मास्टर अग्रवाल उसे विरासत का अधिकार कभी नहीं देते। तो वह क्या कर रही थी? प्रकाश से शादी करने का क्या मतलब था? पिछले 3 दिनों से जब वह घर वापस गई तो टिया पूरी तरह से प्रकाश के फेर में लगी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह प्रकाश को पकड़ने के अलावा और क्या कर सकती है, जो आखिरी था स्ट्रॉ। जब तक प्रकाश जेल से बाहर आ जाती तब तक उसकी शादी अग्रवाल परिवार में ही होती। भले ही मास्टर अग्रवाल कभी प्रकाश की पहचान न माने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह लोगों की नज़रों में अग्रवाल परिवार की यंग मिस्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। बाकी सब वह समय आने पर समझ जाएगी। हालांकि यह ऐसी बात नहीं थी जिसे न तो वह और न ही यांग परिवार सुलझा सकता था। जब उसने सेट पर जो हुआ उसके बारे में सोचा और आज सुबह टेबल रीड के बाद सब लोग जिस डिनर पर गए थे उसकी तस्वीरें देखी तो टिया को नाखुशी महसूस हुई। उसकी जलन उसके दिल में एक जोरदार तूफान की तरह टूट पड़ी। उसने डायरेक्टर से बहस करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे मजबूत सपोर्ट था। ये सोचकर कि पिछले 10 सालों की उसकी सारी मेहनत जल्द ही बेकार चली जाएगी, टिया ने सारा इल्जाम और नफरत जिया पर डाल दी। जल्द ही जब जिया अर्जुन के लिए एक्यूपंक्चर कर रही थी तो पूरा इंटरनेट एक खूनी साइबर हमले से भर गया। तूफान एक एडिटेड क्लिप थी जिसे सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक पर डाल दिया गया था। वीडियो की शुरुआत राशि से हुई, जो बहुत पीली दिख रही थी और जिया से माफी मांग रही थी, जो बहुत दबंग लग रही थी। टिया ने राशि का साथ देने की कोशिश की, लेकिन जिया ने सीनियर होने के बावजूद उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। फिर लुओ जियानी ने जिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिया ने बेरहमी से उसे कंधों पर उठाकर जमीन पर गिरा दिया। सीन बदल गया, जिसमें वह हिस्सा दिखाया गया जहां जिया ने बताया कि टिया की 16 बार प्लास्टिक सर्जरी हुई है और उसके बाद सभी बुरे शब्द भी। टिया, जो गुस्से से लाल हो रही थी, ने यह कहकर अपना बचाव किया कि उसने हॉस्पिटल में हुई एक लाइव जांच पहले ही ब्रॉडकास्ट कर दी थी। क्योंकि इसे टिया की बदनामी माना गया, इसलिए उसने डायरेक्टर से कहा कि अगर जिया उससे माफी नहीं मांगती तो वह शो का हिस्सा बनने से मना कर देगी। हालांकि जिया ने हाथ हिलाए और डायरेक्टर से टिया को हटाने के लिए कहा। यह था इसके बाद डायरेक्टर पैन का टिया को सेट से जाने के लिए कहने वाला सीन आता है और आखिर में टिया रोने लगती है और डायरेक्टर पैन से बहस करती है। भाड़ में जाए, कितना बुरा स्वभाव है इस नई आर्टिस्ट जिया में। इतनी हिम्मत है कि उसने करिश्मा से पहली फीमेल लीड का रोल छीन लिया और फिर भी सेट पर मुसीबत खड़ी कर दी। उसे रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? वह डायरेक्टर को कैसे कमांड कर पाती है? अच्छा, क्या ये साफ नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है? क्या उसे लगता था कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसी की है? तो क्या हुआ अगर यह सच में उसी की है? अपने सीनियर के साथ इतनी बेइज्जती करना और ऐसे मतलबी बुरे शब्द कहना। मैं ऐसे बुरे कैरेक्टर वाले किसी इंसान को इंडस्ट्री में रखने का विरोध करता हूँ।
राशि बहुत पोलाइट और अच्छी थी, साथ ही उसका शरीर बहुत कमजोर है। उसकी बड़ी बहन होने के नाते क्या उसे अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए? अगर तुम्हारी वजह से राशि को हार्ट अटैक आया तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे पूरे घर पर लाल पेंट डाल दूंगी। ओह, उसका घर भी राशि का घर है। क्या इसका मतलब है कि वे बायोलॉजिकल बहनें हैं? अगर वे हैं तो इसका मतलब होगा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी नहीं है। तुम्हें इतना घमंडी होने का क्या हक है? एक फैन होने के नाते मैं जिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रखने का विरोध करती हूँ। उनके बीच ऐसा क्या झगड़ा हो सकता है कि किसी बाहरी आदमी ने भी छोटी बहन को बचाने का फैसला किया? उसकी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें बुली क्यों करना पड़ा? एक फैन होने के नाते मैं जिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रखने का विरोध करती हूँ। जोड़ एक। जब तुम एक ही जड़ से हो तो तुम्हें एक दूसरे को क्यों खत्म करना है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक शुगर डैडी मिल गया। अगर तुम काबिल हो तो हमें क्यों नहीं बताती कि वह कौन है? हमें बताएं कि वह कितना पावरफुल है जो आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह से काम करने दे रहा है। एक फैन के तौर पर मैं जिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रखने का विरोध करता हूँ। जोड़ दो। एक एक्ट्रेस जिसका फेमस न होने पर भी इतना घटिया एटीट्यूड है, क्या वह फेमस होने पर और खराब नहीं हो जाएगी? एक फैन के तौर पर मैं जिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रखने का विरोध करता हूँ। जोड़ तीन। तारांकन 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 तारांकन। ज्यादातर कमेंट्स ऐसे ही थे जब तक कि लगभग 100 कमेंट्स के बाद वे दो अलग अलग राय सामने नहीं आई। डायरेक्टर पेन ने बहुत सारे शो डायरेक्ट किए हैं और उनमें से हर एक हिट रहा है। साथ ही उनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है और वह कभी भी किसी को सिर्फ इसलिए अपने सेट पर नहीं आने देंगे क्योंकि उनके कनेक्शन हैं। क्या ये साफ नहीं है कि यह वीडियो एडिट किया गया है? नहीं तो इतना फेमस डायरेक्टर एक छोटी एक्ट्रेस की बात क्यों सुनेगा जो फेमस भी नहीं है? मैं भी यही कहना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि मुझे टारगेट किया जाएगा। क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि जिया सुंदर और बहादुर है? जिस तरह से उसने कहा डायरेक्टर उससे छुटकारा पाओ, क्या वह सच में कूल नहीं था? मेरे वर्ल्ड में फीमेल लीड का यही ऑरा है। मुझे बहुत अफसोस है लेकिन क्योंकि मैं शो का फैन हूँ इसलिए अब मैं उसका भी फैन हूँ। तुम सच्चे फैन नहीं हो, तुम उसके जैसे किसी के फैन कैसे हो सकते हो? तुम्हारा टेस्ट बहुत अजीब है। एक फैन होने के नाते मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिया को रखने का विरोध करता हूँ। जोड़ 194। क्या किसी को नहीं लगता कि टिया यहाँ अकेली विक्टिम है? उसने क्या किया? उसने बस राशि का साथ देते हुए जिया को लेक्चर दिया लेकिन उसे माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी ने तो उस पर 16 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने का भी आरोप लगाया। तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुमने ऐसा विक्सन जैसा चेहरा पाने के लिए कम से कम 160 प्लास्टिक सर्जरी करवाई होंगी। टिया से माफी मांगो। पूरे प्रोडक्शन क्रू को टिया से माफी मांगनी चाहिए। जिया जैसी बुरी औरतों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकाल दो। यह एक बहुत कम होने वाला पल था जब दो कमेंट्स बाकी से अलग थे लेकिन दोनों को तुरंत दूसरे कमेंट्स ने दबा दिया। उसी समय करिश्मा ने एक पोस्ट जारी किया। करिश्मा, जो एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी, ने हमेशा राहुल की ऑन स्क्रीन पार्टनर का रोल निभाया। पब्लिक को शायद उसकी असली पहचान न पता हो लेकिन वह जानती थी। इसलिए उसका टारगेट कभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पोजीशन नहीं थी, उसका टारगेट हमेशा राहुल रही है। अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बाकी फीमेल आर्टिस्ट से बेहतर दिखने के लिए करिश्मा ने कभी भी ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जब उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी तब भी उन्होंने कभी किसी सस्ते प्रोडक्ट के एम्बेसडर बनने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा लग्जरी रास्ता अपनाया। उन्होंने जितने भी एडवर्टाइजमेंट एंडोर्स किए वे सभी लग्जरी ब्रांड और फर्स्ट लाइन स्किन केयर प्रोडक्ट थे। अब वह ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स की स्पोक्सपर्सन थी। वह जो कुछ भी पहनती थी, साथ ही जो एक्सेसरीज पहनती थी, वह तुरंत अगला फैशन ट्रेंड बन जाता था। और यह वही इंसान था जिसने अचानक आधी रात को एक बहुत कंफ्यूज करने वाला पोस्ट किया। करिश्मा वी एडवर्टाइजमेंट बनाम रियलिटी। मैं बस इसे खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। पोस्ट के साथ दो तस्वीरें अटैच थीं। पहली KFC के नए बर्गर का पोस्टर था और दूसरी उसके स्टूडियो में बर्गर डिलीवर होते समय की फोटो थी। बर्गर पलट गया था और हर जगह सॉस फैला हुआ था, यहाँ तक कि पूरी पैकेजिंग पर भी। कुल मिलाकर ये देखने में बहुत बुरा सीन था। अगर उसने यह नहीं बताया होता कि वे एक ही चीज़ हैं तो किसी को पता नहीं चलता। चलिए अंदाजा लगाते हैं कि वह क्या कहना चाह रही है। क्या वह इसे जिया पर कमेंट करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? सोचता हुआ चेहरा .jpg। लगता है किसी ने सेट पर सबको नाराज कर दिया है। ऊपर वाला, क्या हो रहा है? क्या किसी ने मेरी मैगी को बुली किया? आपको टॉप सर्च में नंबर 1 देखना चाहिए। हमारी मैगी ने कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं की और न ही कभी किसी को टारगेट करेगी। प्लीज उसके कामों को ऐसे बुरे ख्यालों से न लें। लेकिन हमारी प्यारी मैगी को दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। हाँ सही, हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेकार हैं। मैगी इतने सालों से इंडस्ट्री में इतनी मेहनत कर रही है अकेले। उसके लिए इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हम उसके लिए कभी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे लेकिन हम किसी को भी मैगी को बुली नहीं करने देंगे। चूंकि जिया कोई मामूली इंसान नहीं था और टिया एक आर्टिस्ट थी जो अपने कनेक्शन की वजह से मशहूर हुई थी, इसलिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। अब जब करिश्मा ने अपने फीड पर ऐसा कुछ पोस्ट किया तो और भी लोगों को इसके बारे में पता चला। जो वीडियो पहले से ही नंबर 1 टॉप सर्च पर था, अब उसे और भी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था। सबसे जरूरी बात यह थी कि करिश्मा राहुल की ऑन स्क्रीन पार्टनर भी थी। लाखों फैंस वाले एक अवार्ड विनिंग एक्टर के तौर पर करिश्मा को भी इसका फायदा हुआ क्योंकि उनमें से बहुत से लोग असल में राहुल कोस्टर राहुल के फैंस थे। करिश्मा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाए रखी थी। अब जब वह इस मामले पर भी कमेंट कर रही थी तो ये साफ था कि जिया जरूर एक बहुत बुरा इंसान रहा होगा। राहुल कोस्टर ने पहले ही मान लिया था कि राहुल की होने वाली पार्टनर कोई नहीं है। राहुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ऊपर थी, ऐसा कोई नहीं था जिसे वे नीची नजर से न देखें। यही वजह थी कि वे राहुल के किसी नए आर्टिस्ट के साथ पार्टनरशिप करने के खिलाफ नहीं थे। लेकिन अगर इस इंसान के पास सबसे बेसिक चीज भी नहीं होती, जो कि एक अच्छा कैरेक्टर था, तो उनमें से कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। साथ ही यह एक ऐसा शो था जिसमें जोंगबो एंटरटेनमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था और उन्हें चिंता थी कि उनके आइडल को भी बुली किया जाएगा। जहां तक टिया की बात है, अपने फैंस के शिकार होने के बाद उसने आखिरकार आने का फैसला किया। टिया वीक, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सच नहीं है। ये सब मेरी गलती है। जिया और मैं, हम दोनों बहुत सीधे साधे हैं जिसकी वजह से यह घटना हुई। अब जब ये पुरानी बात हो गई है तो प्लीज एक नए आर्टिस्ट के लिए हेट कमेंट्स बंद करें। मैंने वेनवान के रोल की तैयारी में बहुत समय लगाया है। मेरे लिए इस कैरेक्टर को अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि भविष्य अभी भी ब्राइट है और मुझे बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर मिलेंगे। डायरेक्टर पेन एक जाने माने डायरेक्टर हैं जिनकी बहुत इज्जत है और वह ऐसे इंसान भी हैं जिनसे मैं इंस्पायर करता हूँ। यह मेरी नाकाबिलियत है जिसकी वजह से मुझे ये कैरेक्टर छोड़ना पड़ा। डायरेक्टर और अपने फैंस को निराश करने के लिए मैं सच में माफी मांगता हूँ। झुकता है JPG। ओह, तुम्हारे लिए मेरा दिल टूट गया है। यूए रोते हुए JPG। यूए तुम अभी भी हमारे साथ हो। गले लगता है JPG। डायरेक्टर, हमें माफ करना।
हमें तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज यूए को सेट पर वापस आने दो। उसने हमेशा अपने रोल्स के लिए कड़ी मेहनत की है। एट डायरेक्ट ओपन वे वी कहने को कुछ नहीं बचा। अगर जिया ने काम नहीं छोड़ा तो मैं मेरा वर्क देखने से मना कर दूंगा। अचानक सबसे ज्यादा चर्चा जिया की हो रही थी। जिया इंडस्ट्री से निकल जाओ। इंडस्ट्री के बुरे ट्यूमर का विरोध करते हुए शुगर डैडी के एक्सेसरीज से दूर रहे। मेरा वर्क का विरोध। उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने उस सीन के स्टिकर्स बनाए जहां जिया गुस्से में डायरेक्टर पेन से कहती है, डायरेक्टर उससे छुटकारा पाओ। तारांकन 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 एच सिटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी है, राहुल पूरी रात हॉस्पिटल में बैठा रहा। वह आज रात डायरेक्टर पेन के डिनर में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय जैसे ही जिया गई वह जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। वह डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर बैठा था। राहुल का लंबा शरीर सोफे पर अटका हुआ था और उसका चेहरा जो एकदम सही बना हुआ था अब अपना हमेशा वाला शांत और कोमल रूप खो चुका था। अब उसकी जगह चिंता और उत्साह ने ले ली थी। उसकी गहरी काली आंखें धुंध की एक परत से ढकी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई और राहुल का शरीर बेकाबू होकर आगे की ओर झुक गया। अंदर आ जाओ। 60 साल का एक आदमी जिसने सफेद लैब कोट पहना हुआ था, हाथ में एक डॉक्यूमेंट लिए कमरे में आया। जैसे ही वह कमरे में घुसा उस आदमी ने अपने पीछे भारी दरवाजा बंद कर लिया और जब वह मुड़ा तो राहुल पहले से ही उसके सामने खड़ा था। वह आदमी हैरानी से उछल पड़ा और फिर सम्मान से डॉक्यूमेंट राहुल को देते हुए बोला, दूसरे यंग मास्टर नतीजा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता राहुल ने डॉक्यूमेंट छीन लिया था। डायरेक्टर हैरान रह गया जब उसने सेकंड मास्टर को देखा, जो एक नर्म दिल और मिलनसार इंसान के तौर पर जाने जाते थे और कभी किसी से चिढ़ते या घमंडी नहीं होते थे। उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। उसे साफ तौर पर सेकंड मास्टर के किए गए टेस्ट के बारे में पता था। यह एक डीएनए पैटर्निटी टेस्ट था। किसी को दिखे नहीं, इसके लिए सेकंड मास्टर खुद उसके ऑफिस आए और उन्होंने ही सेकंड यंग मास्टर से खून लिया। लैब के डॉक्टरों ने रिजल्ट सील कर दिया था, इसीलिए उसे भी टेस्ट के रिजल्ट नहीं पता थे। ये देखकर कि राहुल की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो रही थीं, डायरेक्टर का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने मुड़कर डायरेक्टर से पूछा, आपने मुझे पहले बताया था कि अगर पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट 50% से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि हम रिश्तेदार हैं। डायरेक्टर की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गईं। सेकंड यंग मास्टर, आपका बाहर कोई बच्चा है? राहुल उसके सवाल से हैरान रह गया। राहुल, जो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, उसका बेवकूफी भरा सवाल सुनते ही तुरंत डायरेक्टर की तरफ मुड़ा। उसने उसे देखा, उसकी आंखें कह रही थीं, मेरी आंखों में देखो और मुझसे एक बार और पूछो, जिससे डायरेक्टर ने तुरंत अपनी उत्सुकता वापस ले ली। हम 2 बार अजीब तरह से खांसने के बाद उसने जल्दी से जवाब दिया, डीएनए पैटर्निटी टेस्ट खास तौर पर पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप के लिए होता है। जब तक ये 50% से ऊपर है इसका मतलब है कि आप दोनों रिलेटिव हैं। तो इसका क्या मतलब है? राहुल ने डायरेक्टर को रिपोर्ट दी। जब उसने देखा कि 91% की सिमिलरिटी है तो उसकी आंखें चमक उठीं। कौन है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यह इंसान आपसे बहुत करीबी रिश्तेदार है। अगर दूसरी पार्टी कोई औरत है तो उसके माता पिता भी आपके जैसे ही होने चाहिए। अगर वह आदमी है तो उसके पिता भी आपके जैसे ही होने चाहिए, लेकिन माँ अलग होनी चाहिए। राहुल ने डायरेक्टर को टोका और पूछा, क्या आपको पक्का यकीन है कि अगर यह औरत होती तो वह मेरी बहन होती जिसके माता पिता भी मेरे जैसे ही हैं? दूसरे यंग मास्टर, औरतों और मर्दों दोनों के लिए 22 क्रोमोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम XY और XX क्रोमोसोम से तय होते हैं। इसलिए बच्चे का जेंडर तय करने वाला पिता ही होगा। अगर आपका और दूसरी पार्टी का डीएनए इतना मिलता जुलता है, लगभग एक जैसा है, तो इसका पक्का मतलब होगा कि इस इंसान में आपके पिता का Y क्रोमोसोम है। नहीं तो किसी दूसरी औरत का डीएनए आपके जैसा मिलना नामुमकिन होगा। जैसे ही डायरेक्टर ने रिजल्ट बताया उसकी आंखें भी धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। इसका मतलब है कि सेकंड यंग मास्टर, यह इंसान आपकी बायोलॉजिकल बहन है। फिर घर पर जो है वह कौन हो सकता है? राहुल का दिमाग भी कंफ्यूज हो गया था। डायरेक्टर का सवाल सुनते हुए उसका चेहरा भी हैरान था। जब उसने आज पहली बार सेट पर जिया को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसकी गुजर चुकी दादी से बहुत मिलती जुलती थी, खासकर उसकी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी दादी की ही इमेज से बनी हो। हालांकि उसकी दादी की सिर्फ एक बेटी थी जो उसकी माँ थी, इसलिए उसे शक था कि उसकी दादी की एक और बेटी हो सकती है और इस बेटी ने एक और बच्चे को जन्म दिया होगा। उसने जिया के बालों के साथ डीएनए पैटर्निटी टेस्ट के लिए अपना खून सिर्फ इसलिए लिया था ताकि ये देख सके कि वे रिलेटेड हैं या नहीं। उसने कसम खाई कि उसने टेस्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि जिया की आंखें उसके दादाजी जैसी दिखती हैं। लेकिन यह क्या सिचुएशन थी कि वह उसकी बायोलॉजिकल बहन थी? इस बारे में इससे पहले कि राहुल अपनी बात पूरी कर पाता, डायरेक्टर ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं और कसम खाए, इसके बारे में सिर्फ आसमान और धरती ही जानते हैं, तुम्हारे और मेरे अलावा। अगर तुमने मास्टर और मिस्ट्रेस को पर्सनली इसके बारे में नहीं बताया होता तो मैं कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताता। चूंकि चेयरमैन ने पहले ही आराम करने और चाय पीने का फैसला कर लिया था, इसलिए अब इंचार्ज यंग मास्टर्स थे। उसने उनमें से किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की। डायरेक्टर की बातें सुनकर वह बहुत खुश हुआ। हालांकि कुछ भी होने से रोकने के लिए उसने एक और सवाल पूछा, क्या तुम यह मेरे बड़े भाई को बताओगे? उसका छोटा भाई इस हॉस्पिटल में शामिल नहीं था, इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन उसका बड़ा भाई इस हॉस्पिटल समेत पूरे कॉर्पोरेशन के लिए जिम्मेदार था। असल में डायरेक्टर उसके साथ इतनी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका बड़ा भाई था। इसलिए जब राहुल ने उससे सवाल पूछा तो डायरेक्टर एकदम से रुक गया। ये देखकर कि क्या हो रहा है, उसने आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने मेरे बड़े भाई को इसके बारे में बताने का प्लान बनाया था? डायरेक्टर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से हाथ हिलाए। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या मैं ऐसा करने वाले जैसा दिखता हूं? मैं तो यही मानूंगा। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक शरीफ दयालु आदमी की इमेज पूरी तरह से हटा दी थी और डायरेक्टर को धमकाते समय उसका लुक सड़कों पर चलने वाले गैंगस्टर से अलग नहीं था। उनके बीच बस इतना फर्क था कि यह गैंगस्टर बाकियों से कहीं ज्यादा हैंडसम था। डायरेक्टर हंसे और बोले, सेकंड यंग मास्टर, अच्छा सोचो, मैं उनके हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मुझे अपनी बात का पक्का भी माना जाता है। क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही वादा कर दिया है तो मैं अपनी बात रखूंगा। मैं ये बात किसी को क्यों बताऊंगा? अगर ये तुम्हारे मुंह से निकल गया तो मुझ पर बिजली गिर जाएगी। डायरेक्टर ने चेहरे पर सख्ती दिखाते हुए जवाब दिया। तभी राहुल ने उसका शक दूर किया और वही प्यारी सी मुस्कान फिर से आ गई। उसने प्यार से डायरेक्टर का कॉलर भी ठीक किया। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि तुमने अभी क्या कहा। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर हमेशा तीनों भाइयों के सामने एक पालतू कुत्ता रहा था। लेकिन सेकंड यंग मास्टर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्यों नहीं चाहते कि उनमें से किसी को ये पता चले? क्या इसलिए कि तुम अपनी छोटी बहन से दोबारा नहीं मिलना चाहते? तुम ऐसा क्यों कहोगे? राहुल का चेहरा एक बार फिर काला पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपनी बहन को नहीं चाहता था?
यह उसकी बायोलॉजिकल बहन थी जो बाहर रह गई थी। उसने ही अपनी समझदारी से अपनी बायोलॉजिकल बहन को ढूंढा था जो पिछले 20 सालों से गायब थी। उसे उसके साथ कुछ समय बिताने का मौका भी नहीं मिला था। वह बाकी 2 भेड़ियों को ये क्यों बताए? एक बार जब उन्हें ये पता चल गया तो उसकी प्यारी बहन के साथ बचा हुआ समय घटकर हो जाएगा। राहुल ने सोचा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। राहुल ने सख्ती से जवाब दिया, अगर यह मेरी बायोलॉजिकल बहन होती तो घर पर जो है वह धोखेबाज है। ये देखते हुए कि मेरे माता पिता एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, क्या आपको लगता है कि मेरे पिता ने मेरी मां को धोखा दिया होगा? ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। चेयरमैन सबसे अच्छे आदमी है जिनसे मैं कभी मिला हूं। हम कोई आम परिवार से नहीं हैं। ये पक्का कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है कि हमें गलत बच्चा मिला। नकली बच्चा हमारे परिवार में कैसे आया और इतने लंबे समय तक कैसे रहा? वह बिना किसी की मदद के नकली राजकुमारी कैसे बन गई? मेरे भाई घर पर नकली राजकुमारी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। क्या आप वादा कर सकते हैं कि नकली राजकुमारी को ये खबर सुनने के बाद ये पता चल जाएगा? जो हुआ उसका सच जानने से पहले मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को ये पता होना सही है। ये सुनकर डायरेक्टर का चेहरा काला पड़ गया। ये सच है। सेकंड यंग मास्टर, प्लीज इस बारे में बेफिक्र रहें। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। राहुल ने सिर हिलाया और डायरेक्टर के कंधे पर थपथपाया। उसने अपना फोन निकाला और रिपोर्ट की फोटो ली। फिर उसने रिपोर्ट को डायरेक्टर के ऑफिस में मिले श्रेडर में डाल दिया और रिपोर्ट से छुटकारा पा लिया। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जरूर। सेकंड यंग मास्टर, प्लीज अच्छे से आराम करें। हालांकि घर पर जो थी वो नकली राजकुमारी थी, लेकिन उसे असली राजकुमारी पहले ही मिल चुकी थी। हो सकता है कि इस रिपोर्ट के लिए वह पूरी रात जागा हो, लेकिन उसके मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। असल में वह बहुत अच्छे मूड में था। उसकी प्यारी छोटी बहन उसी प्रोडक्शन में थी जिसमें वह था और अब उसकी पार्टनर थी। जब उसने सोचा कि उसकी प्यारी बहन कितनी सुंदर और बहादुर है और वह कितनी आकर्षक लग रही है, तो राहुल इतना खुश हुआ कि बाहर जाते समय सीटी बजाने लगा। जब तक बाकी दोनों को अपनी प्यारी बहन के बारे में पता चलता, तब तक वह अपनी छोटी बहन के दिल में एक बड़े भाई की इमेज बना चुका होता। ये सोचकर कि वह उसके साथ रेड कार्पेट पर कैसे चल पाएगा, स्टेज पर साथ में तारीफ भरे भाषण कैसे दे पाएगा और साथ ही उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप पर कैसे पहुंचा पाएगा, राहुल को अपनी बहन की मदद करने का एक अचीवमेंट महसूस हुआ। डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकलते ही राहुल ने अपना पूरा चेहरा वाला इंसानी स्किन का मास्क पहन लिया, टोपी के साथ। इसीलिए सबसे प्रोफेशनल पेपराजी भी राहुल की प्राइवेट लाइफ की फोटो नहीं ले पाए। डायरेक्टर ने एक नॉर्मल दिखने वाली मॉडिफाइड टॉरे की तरफ बढ़ते हुए जाने पहचाने आदमी को घूरा और जैसे ही कार रात के अंधेरे में गायब हुई, उसने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया। फिर उसने वह फोन निकाला जिसका इस्तेमाल वह खास तौर पर अपने सीनियर्स से बात करने के लिए करता था और एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। सुबह के 2 बज चुके थे, इसलिए फोन कुछ रिंग के बाद ही उठा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे यकीन था कि दूसरा इंसान जरूर सो रहा होगा। हालांकि जब उसने कॉल उठाया तो आवाज सख्त और साफ थी। उसमें बस थोड़ी सी सेक्सीनेस थी। उसकी आवाज में आलस ने डायरेक्टर को यकीन दिलाया कि दूसरा इंसान पहले सो चुका है। क्या बात है? ये सुनकर कि इस फोन कॉल से जागने के बाद दूसरी पार्टी कितनी दुखी थी, डायरेक्टर बिना समय बर्बाद किए सीधे टॉपिक पर आ गए। सेकंड यंग मास्टर इकबाल के साथ आए और अपने ब्लड सैंपल से डीएनए पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कहा। नतीजा ये हुआ कि दूसरी पार्टी आपकी बायोलॉजिकल छोटी बहन हो सकती है। दूसरे व्यक्ति ने पहले ही अपनी आवाज साफ कर ली थी, लेकिन वह अभी भी आंखें बंद करके कॉल सुन रहा था। हालांकि जैसे ही उसने सुना कि क्या कहा गया था, वह बिस्तर से कूद गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उससे डर था कि उसने डायरेक्टर को गलत सुना होगा। ये फिर से कहो। डायरेक्टर ने ध्यान से वही बात दोहराई जो उसने कही थी, ठीक उन्हीं शब्दों में। सेकंड ब्रदर ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उसने कहा था कि वह इसकी जांच करेगा और आप सभी को इसके बारे में बताने से पहले सच्चाई का पता लगाएगा। फोन कॉल के दूसरी तरफ वाले आदमी के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान थी। वह मुझे तभी बताएगा जब उसे सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, यही दूसरे युवा मास्टर ने कहा था। क्या उस कुत्ते को लगता है कि वह मुझसे ज्यादा तेजी से यह कर पाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ है जब उसे चीजों की जांच पड़ताल करने में मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी हो? वह कुत्ता बस मुझे इस बारे में पता न चले, इसलिए वह उसके पास पहले जाने का मौका चाहता है। उस आदमी की बात सुनकर डायरेक्टर ने तुरंत जवाब दिया, यंग मास्टर आप बहुत स्मार्ट आदमी हैं। वह कुत्ता। जब दूसरे यंग मास्टर ने इसका जिक्र किया तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने उनके जाते ही आपको फोन करने का फैसला किया। इस तरह आप भी उसी शुरुआती लाइन से शुरू करेंगे जहां से वह शुरू करते हैं। पहले यंग मास्टर, जो आधी रात को फोन कॉल से जागने से दुखी थे, ने तुरंत एक पक्की मुस्कान दिखाई। आपने अच्छा काम किया। यंग मास्टर की मंजूरी मिलने के बाद डायरेक्टर ने तुरंत अपनी वफादारी दिखाई। ये तो जरूरी है। यंग मास्टर, आपने जो मौका दिया मैं उसकी तारीफ करता हूँ। यही वजह थी कि हम ईस्टर्न एशियन इलाके में एंजल्स विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल को इतनी कामयाबी से डेवलप कर पाए। आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिया है। इसलिए जब मैंने सेकंड यंग मास्टर से कसम खाई थी कि अगर मैंने यह बात किसी और को बताई तो मुझ पर बिजली गिरेगी, तब भी मैंने सोचा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। मैं सोच रहा था कि चूंकि हमारे हॉस्पिटल ने इतने सारे लोगों की जान बचाई है और इतने लोगों की मदद की है, तो भगवान मुझे माफ कर देंगे और इतनी बुरी कसम के बाद भी मेरी जान नहीं लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। हालांकि कॉल के दूसरी तरफ से बस एक आसान सा जवाब आया। डायरेक्टर को यकीन था कि उनकी चापलूसी काम कर गई थी। क्या आप जानते हैं मेरी बहन कौन है? वह उस औरत से मिला भी नहीं था, लेकिन यंग मास्टर उसे पहले से ही मेरी बहन कह रहा था। डायरेक्टर के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे, जिससे वह कांपने लगा। उसने तुरंत उस सनसनी को नजरअंदाज किया और यंग मास्टर के सवाल का जवाब दिया। मुझे इस बारे में पता नहीं है। दूसरे यंग मास्टर ने मुझे नहीं बताया कि वह कौन था। जाहिर है उस कुत्ते ने तुम्हें नहीं बताया होगा। दूसरी तरफ वाला आदमी हंसा। डायरेक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। यंग मास्टर, हमने हाल ही में पिछली बोर्ड मीटिंग में 600 मिलियन युआन का फंड मांगा था ताकि हमें वो 2 से 37 लाइट सेंसर खरीद सकें। उस समय कई वजहों से हम नहीं खरीद पाए। मुझे पता है, कल असिस्टेंट फैन को फोन करना, वह तुम्हें फंड दे देगा। डायरेक्टर की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उन्होंने कहा, यंग मास्टर आपकी आंखें बहुत तेज हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन नए इंस्ट्रूमेंट से स्यूडोमायोपिया वाले कई बच्चों का इलाज हो पाएगा। मशीन बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत महंगी थी। अगर हमारे हर एंजल हॉस्पिटल में ये हो तो हमारे हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन बहुत बढ़ जाएगी। बस बहुत हो गया, मुझे अभी भी अपनी बहन के मामले की जांच करनी है। आपने ये बहुत अच्छा किया। हाँ, समाज की ज्यादा महिलाओं और बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल की सेवा करना मेरी जिंदगी भर की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। इस बारे में सिर्फ आपको और मुझे ही पता चलेगा, उस कुत्ते के अलावा बेशक मेरे माता पिता या मेरे तीसरे भाई को इस बारे में मत बताना, क्योंकि हमें अभी भी इसकी जांच करनी है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। प्लीज बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और समय बीतने के साथ मुस्कान और गहरी होती गई।
उसे पता था कि यह काम करेगा। उनका पूरा परिवार अजीब लोगों से भरा था, जिनमें से हर कोई पिछले वाले से भी बुरा था। एंजल विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डीन कई महीनों से इन फंड्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और बुरी तरह फेल हो गए थे, लेकिन आखिर में उन्हें यानी एंजल हॉस्पिटल की एक ब्रांच के डिप्टी डायरेक्टर को फंड्स मिले। जब से वह बच्चा था, जब भी वह अपना दिमाग इस्तेमाल करने की सोचता था, उसे कोई नहीं रोक सकता था। इस बीच राहुल, जिसने डायरेक्टर के साथ कॉल काट दी थी, ने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। राहुल पहले ही दूसरे शूट के लिए सेट पर जा चुका है। किसी से पता करवाओ कि वह हाल ही में किसके करीब रहा है। अपने किसी आदमी का इस्तेमाल मत करना और उनमें से किसी को भी चौंकाना मत। हाँ, उसे सेकंड यंग मास्टर के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया और उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जिससे पता चला कि वह ऐसा अक्सर करता था। जैसे ही वह कार में चढ़ा, राहुल को फ्रेश और एक्साइटेड महसूस हुआ। बॉस, कुछ अच्छा हुआ क्या? उसका मैनेजर, जो अक्सर उसे राहुल कहता था, अब उसे बॉस कह रहा था। राहुल के होंठ ऊपर उठे और उसके हैंडसम फीचर्स अब परफेक्ट लग रहे थे, साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने मैनेजर को इग्नोर किया और अपनी जेब से फोन निकाला। जिया, मेरा वर्ल्ड की फीमेल लीड। उसका बैकग्राउंड चेक करो, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। हुसैन, जो आगे पैसेंजर सीट पर बैठा था, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। बॉस, क्या जिया के साथ कुछ गड़बड़ है? राहुल ने हुसैन को गुस्से से देखा, उसके चेहरे पर एक नाराजगी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है? वह कितनी प्यारी छोटी लड़की है। हुसैन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बस एक आसान सा सवाल पूछ रहा था, उसे इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करना पड़ा? तुम्हारे चेहरे पर यह क्या चल रहा है? क्या तुम्हें पता है कि इस तरह आंखें खोलने से तुम एक बदसूरत नेवले जैसे लग रहे हो? तुम जाकर अपना चेहरा ठीक क्यों नहीं करवा लेते? हो सकता है कि उसकी डबल पलकें या उसके बॉस जैसे हैंडसम फीचर्स न हो, लेकिन उसे यकीन था कि बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें उसके जैसे सिंगल पलक वाले लड़के पसंद हैं। बॉस, जिनकी सिंगल पलकें होती हैं उनकी आंखों में रोशनी होती है। बुरी रोशनी। तुम दूसरों को देखकर ही जज कर लेते हो। तुम चेकअप क्यों नहीं करवाते कि तुम्हें एस्टिग्मेटिज्म है, या शायद तुम कलर ब्लाइंड हो? हुसैन को पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया। वह महसूस कर सकता था कि उसके बॉस की तरफ से उसके लिए नफरत आ रही है। जहां तक राहुल की बात है, जो पीछे की सीट पर था, वह कितनी भी कोशिश कर ले, अपने चेहरे की मुस्कान नहीं छिपा पा रहा था। बस यही होगा। राहुल और उसके भाई करीब थे और उनके रिश्ते भी अच्छे थे, लेकिन वे हमेशा सोचते थे कि उनमें अपनी छोटी बहन को बचाने की पैदाइशी इच्छा क्यों नहीं थी। लेकिन आज जब वह अपनी असली छोटी बहन से मिला, तो उसे आखिरकार खून के रिश्ते की जादुई ताकत समझ में आ गई। हालांकि यह कहना ठीक नहीं था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम सालों बाद भी कभी करीब नहीं हो पाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहली नजर में ही परिवार जैसा महसूस करते हैं, लेकिन सच में घर पर अपनी नकली बहन के साथ उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। लेकिन जब वह पहली बार इस प्यारी प्यारी दिखने वाली लड़की से मिला, तो उसे तुरंत उत्सुकता हुई और उसे बचाने की बहुत इच्छा हुई। बॉस, हुसैन ने गंभीर चेहरा बनाया, क्या तुम सच में जिया नाम की उस औरत में दिलचस्पी रखते हो? वह जोंगबो से है और तुम पहले से ही जानते हो कि जोंगबो ने उसे मशहूर करने के लिए इस शो में पैसा लगाया था। राहुल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने अपने मैनेजर को सख्ती से देखा। उसकी गर्म कोमल आंखों में पहले से ही बर्फ की एक परत जमी हुई थी। हुसैन 1, हुसैन 2, हुसैन 3, हुसैन 4 परिवार के 4 भाई थे। जब उनके माता पिता ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, तो उन्हें लगा कि यह एक अच्छा नाम है, इसीलिए उसके बाद के बच्चों के नाम आमतौर पर रखे गए। उनके बड़े बेटे हुसैन के नाम के बाद बाकी बच्चों के नाम दूसरे, तीसरे और चौथे टोन का इस्तेमाल करके रखे गए। वे चारों ही अच्छे असिस्टेंट बनने के लिए पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में, वह अपने बॉस के साथ बड़ा हुआ, इसीलिए वह अपने बॉस को बहुत अच्छी तरह जानता था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका बॉस सच में उससे नाराज है, हुसैन को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था, सब जानते हैं कि जिया का एक शुगर डैडी है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन निहारिका और उसके भाई दूसरे परिवार से हैं। इन मामलों पर फैसला लेने का हक सिर्फ अर्जुन के पास होगा। अगर कपूर परिवार सिर्फ उसे फेमस करने के लिए इस शो पर कुछ मिलियन खर्च करना चाहता है, तो उन्हें पहले उसकी मंजूरी जरूर लेनी होगी। इसलिए अगर आप सच में उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप अर्जुन से उसके बारे में क्यों नहीं पूछते? शायद उसे उसके बारे में और जानकारी हो। इसके साथ ही राहुल की आंखों का ठंडापन धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, राहुल ने अपना सिर हिलाया। तुम सही हो सकते हो, लेकिन मुझे अभी भी हुसैन 2 की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है। ये देखकर कि उसके बॉस को इस औरत में इतनी दिलचस्पी थी कि उसने अभी अभी उसे बताया था, हुसैन ने तुरंत उसे बताया, वैसे क्या तुमने हॉस्पिटल में रहते हुए वीवो चेक किया था? जिया को टारगेट किया जा रहा है। उसी पल राहुल की दयालु गर्म आंखों में वह ठंडापन जो अभी अभी गायब हुआ था, एक बार फिर दिखाई दिया। जब हुसैन ने राहुल को अपना फोन निकालते देखा, तो उसने आगे कहा, सेट पर लिया गया एक वीडियो लीक हो गया था और किसी ने उसे एडिट करके दिखाया कि मिस जिन कोई ऐसी थी जो अपने कनेक्शन से क्रू में शामिल हो गई, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सीनियर को भी धमकाया। अब हजारों नेटिजन्स मिस जिंग से नौकरी छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हुसैन को महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे वह बात करता जा रहा था, उसके बॉस के आसपास का माहौल ठंडा होता जा रहा था। हुसैन को अचानक अपने बॉस की ऑन स्क्रीन पार्टनर करिश्मा का ख्याल आया, जिसे चुपके से उनकी होने वाली लेडी बॉस के नाम से भी जाना जाता था। सच कहूं तो उसके बॉस की करिश्मा से कभी करीबी नहीं थी, लेकिन जब वे पब्लिक में होते थे, तो वह हमेशा उसे वह देता था जिसकी उसे जरूरत होती थी। लोगों को शायद पता न हो, लेकिन हुआनरुई कॉर्पोरेशंस के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव जानते थे कि हुआनरुई का डायरेक्टर बस कोई ऐसा था जिसे उसके बॉस ने हायर किया था। हुआनरुई की असली मालिक असल में राहुल थी। करिश्मा अकेली ऐसी महिला थी जो उसके बॉस के साथ कभी करीबी थी, इसलिए उनमें से बहुतों ने पहले ही मान लिया था कि करिश्मा ही हुआनरुई की होने वाली लेडी बॉस होगी। इस समय कार का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया था, लेकिन हुसैन के पास कोशिश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक और बात है, मुझे नहीं पता कि मैगी ने तुमसे इस बारे में बात की है या नहीं। जब उसने करिश्मा का नाम सुना, तो उसकी आंखों में न सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बनी रही, बल्कि और भी ठंडी हो गई। उसने क्या किया? उसने बस एक पोस्ट जारी की है। जब हुसैन उससे बात कर रहा था, तभी राहुल ने देख लिया था कि करिश्मा ने ऑनलाइन क्या पोस्ट किया है। जब उसने देखा कि वह क्या है, तो कार के अंदर का बर्फ जैसा ठंडा तापमान तुरंत गिर गया। तारांकन 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 तारांकन। राजीव का परिवार। राजीव बेचैनी से अपने लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा था और माकिन उसके बर्ताव से बहुत नाराज हो गई। बेटा, इसके बारे में सोचना बंद करो। जिया कितनी बदतमीज है। देखो उसने तुम्हारी आंटी के परिवार के साथ क्या किया, और अब वह उन्हें भी जेल में डाल रही है। इसलिए तुम्हें लियू गैंग की बात सुननी चाहिए। बस इसे इग्नोर करो और ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। पब्लिक के गुस्से में मत पड़ो। या तुम उससे कह सकते हो कि अगर वह तुम्हारी आंटी पर लगे चार्ज हटाने के लिए राजी हो जाती है, तो तुम इंटरनेट पर कुछ अच्छी बातें कहकर उसकी मदद करने के बारे में सोचोगे। राजीव परेशान हो गया और उसने अपने बालों में हाथ फेरा। माँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो?
मुझे क्यों छोड़ूं? तुम पर इसका असर क्यों हो रहा है? ये कर्म है। माँ, तुम्हें पहले से ही एक बिजनेस वुमन माना जाता है। तुम आगे के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? जिया अब कपूर परिवार की यंग मिस्ट्रेस है, अर्जुन की पत्नी, जो अब कॉर्पोरेट्स के चेयरमैन हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कपूर परिवार उसके साथ ऐसा होने देगा? कविता एक पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर उन्होंने ठंडी मुस्कान दी। कपूर परिवार भले ही ताकतवर हो, लेकिन उनके लिए पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करना अभी भी नामुमकिन है। उसने जनता को निराश कर दिया है और हर कोई उससे इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कह रहा है। क्या आपको लगता है कि कपूर परिवार उन्हें कंट्रोल कर पाएगा? लेकिन आप अलग हैं। आप उसी प्रोडक्शन क्रू से हैं और आपके 10 मिलियन फैंस हैं। भले ही कुछ मिलियन फेक अकाउंट हो, फिर भी आपके 6 से 7 मिलियन सच्चे फैंस हैं। जैसे ही आप अपनी राय देंगे, आपके फैंस आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तब तक उसके बारे में राय बदल जाएगी और जिया अपनी इज्जत बचा पाएगी। अब आप ही उसके रक्षक हैं। इतने सेंसिटिव समय में वह आपकी कोई भी बात मान लेगी, लेकिन वह जरूर सोचेगी कि मैं उसे धमका रहा हूँ। अगर हम इस बार मेरी आंटी को जेल से बाहर निकाल लाए, तो मेरे लिए उससे रिसोर्स लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही पब्लिक उसका बॉयकॉट कर रही है। अगर मैं उसके लिए खड़ा हुआ तो मुझसे भी नफरत की जाएगी। राजीव ने गुस्से में अपनी कनपटी रगड़ी। माँ, बस मुझे थोड़ा समय दो, मुझे सोचने दो। मैं ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे सबको फायदा हो। इससे न सिर्फ मुझे नफरत से बचाया जा सकेगा, बल्कि उसका नाम साफ करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही अगर मैं उसकी मदद कर पाया तो उसके दिल में मेरी जगह भी वापस आ जाएगी। तारांकन 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 तारांकन। जिया के नए मैनेजर, जिसे अर्जुन ने उसके लिए अरेंज किया था, को तुरंत उस वीडियो के बारे में पता चल गया जो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। हालांकि उसने जिया से कैसे भी कांटेक्ट किया, दूसरी पार्टी ने उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्योंकि वह अर्जुन की एम्प्लॉयर थी, इसलिए चेयरमैन ने एक बार उससे कहा था कि अगर जिया के बारे में कोई बात हो तो वह सीधे उन्हें रिपोर्ट कर सकती है। इसलिए उसने डिप्टी डायरेक्टर ध्रुव को छोड़ दिया और तुरंत जेयान से कांटेक्ट किया, जो अर्जुन का पर्सनल असिस्टेंट था। हालांकि उसे जो जवाब मिला वह ये था कि चेयरमैन पहले ही सो चुके थे। इस मामले में कपूर परिवार निश्चित रूप से कुछ कर सकता था, लेकिन चूंकि यंग मिस्ट्रेस सीधे तौर पर इसमें शामिल थी, इसलिए जेयान खुद फैसला नहीं ले सकता था। इसलिए उसने जिया के मैनेजर जी हुआ से कहा कि अगली सुबह चेयरमैन के उठने तक सबसे इंतजार करे। इससे जी हुआ को जिया की पहचान के बारे में और भी ज्यादा जानने की इच्छा हुई। चेयरमैन की कभी किसी औरत के साथ कोई अफवाह नहीं रही। अब जब वह क्वाड्रिप्लेजिक हो गया है, तो क्या यह मुमकिन है कि वह भी औरतों में दिलचस्पी रखेगा? अगर वह ऐसा करता भी, तो यह नामुमकिन है कि उसे जिया जैसी औरतों में दिलचस्पी होती जिनका बैकग्राउंड इतना खराब था। जी हुआ के पास पब्लिक रिलेशंस का काम बंद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अर्जुन आराम कर रही थी। लेकिन साइबर बुलिंग का तूफान अभी भी चल रहा था, जिससे जी हुआ को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी टेबल पर थप्पड़ मारना चाहती थी। एक जानी मानी मैनेजर होने के नाते उसे किसी नए आदमी को लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज जिया की मैनेजर के तौर पर उसका पहला दिन था और उसे पहले ही साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ चुका था। क्या यह उसकी इज्जत के लिए बेइज्जती वाली बात नहीं थी? जिया अर्जुन को एक्यूपंक्चर देने में बिजी थी, इसलिए उसका फोन साइलेंट था। सेशन के बाद उसने अपने अंदर की सारी चीज इस्तेमाल कर ली थी। क्योंकि अर्जुन के कमरे के ठीक बगल में एक खाली बेडरूम था, वह तुरंत बिस्तर पर सो गई। उसे पता नहीं था कि वह बिना किसी वजह के ऑनलाइन हो रहे तूफान की वजह बन गई थी। जब जी हुआ गुस्सा होने ही वाला था, तभी ऑनलाइन एक अलग राय सामने आई। विनय, ये वीडियो एडिट किया गया है, लेकिन मेरे पास इसका पूरा वीडियो नहीं है। जिया ने कुछ गलत नहीं किया। अगर उसने किया है तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। तो आगे बढ़ो, तुम तो बस कुछ भी नहीं हो। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम एक सच्चे अवार्ड विनिंग एक्टर हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक जैसे दिखते हो? स्माइली फेस जेपीजी। चुप रहो, पोसिलिन फेस। एक ही तरह की चीजें एक साथ चिपक जाती हैं। ये लड़की और यह पोसिलिन फेस स्वर्ग में बनी जोड़ी है। विनय के लिए ऑनलाइन चीजें पोस्ट करना बहुत कम होता था, तब भी जब उसे बुरी तरह टारगेट किया गया था, जब नेटिजन्स कह रहे थे कि उसने खुद को राहुल जैसा दिखाकर उसका फायदा उठाया। वह कभी भी अपने लिए खड़ा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। लेकिन यह पहला पोस्ट था जो उसने ऑनलाइन किया था, और जिया को साइबर बुलिंग के समय बचाने वाला भी पहला पोस्ट था। उसके फैंस को अपने आइडल के ऑनलाइन आने की खुशी से होश में आने का भी टाइम नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहले भयानक मतलबी कमेंट्स देखे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारे नाभि से गंदी चीजें निकालकर तुम्हारे मुंह में डाल दी होंगी, इसीलिए तुम सबके मुंह से ऐसे गंदे शब्द निकलते हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि उसकी सर्जरी हुई है? अगर तुम ऐसी बातें कह रहे हो जिनका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो हम तुम पर उसकी बुराई करने का केस कर सकते हैं। कुत्तों, तुम्हारे मुंह में गंदगी भरी है। तुम्हारी माँ तुम्हें और गंदगी करने के लिए घर वापस बुला रही है। सच में मन कर रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी खोलकर देखूं कि उसमें से कितने गोबर के गोले निकलेंगे। मुझे अपने बेटे की बात पर यकीन है। उसने हमसे कभी झूठ नहीं बोला। अगर वह कह रहा है कि जिया ने कुछ नहीं किया, तो इसमें कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है। हाँ, सही। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन एडिट किए हुए वीडियो से हमें बेवकूफ बना सकते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो रॉ वीडियो अपलोड करो। क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा? माफ करना, मैं तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन नहीं करता। क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि यह वीडियो टिया ने खुद अपलोड किया है? पहले तो उसने वीडियो अपलोड करके इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया, फिर उसने माफी भी मांगी। इससे न सिर्फ उसका नैतिक स्तर ऊंचा होगा, बल्कि उसने एक दयालु, माफ करने वाले इंसान की इमेज भी बनाई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि जिया कोई जंगली कुत्ता नहीं है जो किसी पर भी हमला कर दे। जिन पर दया की जाती है वे अपने पापों की तरह ही दुखी होंगे। मैं अपने लड़के का सपोर्ट करता हूँ। जिनके पास दिमाग है वे भी तुम्हारी तरह ही सोचेंगे। क्या तुम्हें लगा था कि डायरेक्टर सच में टिया को सिर्फ उस एक लाइन की वजह से हटा देगा जो जिया ने कही थी? क्या तुम लोगों को लगा था कि डायरेक्टर पैन सच में एक इमोशनलेस रोबोट है? तुमने उसे किस हालत में डाल दिया? डायरेक्टर पैन, बेवकूफों की टोली। जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे नौकर हो। दफा हो जाओ, बस बहुत हो गया। बस अपने आइडल पर ध्यान दो। तुम उन लोगों को कभी नहीं जगा पाओगे जो सोने का नाटक कर रहे हैं। विनय शायद सबसे असरदार कलाकारों में से एक न हो, लेकिन वह एक आइडल थे जिन्होंने एक टैलेंट शो से डेब्यू किया था। उनकी आवाज और हैंडसम लुक, भले ही वे राहुल जैसे ही थे, फिर भी आंखों को सुकून देने वाले थे। उनके ग्रे, उदास स्वभाव के साथ यह आसानी से किसी भी महिला में उन्हें बचाने की इच्छा जगा देता था। हालांकि विनय एक नए कलाकार थे, लेकिन उनकी बहुत सी महिला फैंस थीं जो उनसे उम्र में बड़ी थीं और वे बहुत ताकतवर थीं। उनके 3 मिलियन फैंस में कम से कम 10,000 मशीन गन थीं। विनय के बाद लारा ने भी ऑनलाइन अपनी राय दी। लारा, वीक, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ एटकिंग गैंग वी। पब्लिक की राय दोधारी तलवार की तरह होती है। यह मत सोचो कि यहाँ हर कोई बेवकूफ है। जब तक उन्हें सच्चाई पता चलेगी, तब तक वे भी उतना ही गिर जाएंगे जितना वे आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सिस्टर मैगी, विनय और लारा जिया के लिए खड़े हुए हैं। उसके बारे में राय बदलने वाली है। सुबह के 2 बज चुके थे और करिश्मा, जो सोने की तैयारी कर रही थी, को उसके मैनेजर का फोन आया। करिश्मा ऑनलाइन हालात से अपडेटेड रहती थी। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, इसकी चिंता मत करो। ये बस एक छोटा आर्टिस्ट है जिसने राहुल का फायदा उठाया, और एक महिला आर्टिस्ट जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना।
ऐसा नहीं है कि वे इस बारे में कुछ कर सकते हैं। साथ ही विनय की वैसे भी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। जैसे ही उसने कॉल खत्म की, करिश्मा ने लावण्या को देखा जिसने उसकी पोस्ट फॉरवर्ड की। हालांकि लावण्या ने इसमें कोई शब्द नहीं जोड़े थे, फिर भी 3 अजीब इमोजी थे। उसका मैसेज साफ था, लावण्या करिश्मा जो कहना चाहती थी उससे सहमत थी। जिया ऐसी थी जिसने सबके लिए चीजें अजीब कर दी। करिश्मा हंस पड़ी, उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया, अपना स्लीपिंग मास्क लगाया और ये प्लग लगाकर खुशी खुशी बिस्तर पर चली गई। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि जिस समय वह सो रही थी उसी समय राहुल ऑनलाइन हो गई थी। राहुल ये वीडियो एडिट किया गया है। मेरे पास पूरा वीडियो नहीं है, लेकिन जिया ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर उसने किया होता तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ देती। जोड़ 1, यह विनय की पोस्ट का रिपोस्ट था। उसने न सिर्फ इसे रिपोस्ट किया बल्कि पोस्ट के कैप्शन भी बिल्कुल किंग जैसे ही थे। यांका, बॉस, आपने विनय जैसा ही कैप्शन क्यों लिखा? क्या आप कुछ और नहीं लिख सकते थे? वे दोनों पहले से ही एक जैसे दिखते थे और अब वे एक ही कैप्शन पोस्ट कर रहे थे। क्या वे एक दूसरे जैसे दिखने से थक नहीं गए थे? हालांकि राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या उन्हें जोड़ 1 इस्तेमाल करना पसंद नहीं है? मैं तो बस उन्हें वैसे ही जवाब दे रहा था जैसा उन्हें पसंद है। खैर, जैसे ही राहुल ने इसे पोस्ट किया उसके पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आ गए। और उसके पोस्ट पर जो पहला कमेंट पिन किया गया था वह था, शरारती बच्चे, देखते हैं तुम क्या शरारत करते हो। राहुल बहुत हैंडसम था और उसके शाही अंदाज के साथ उम्र की परवाह किए बिना उसने तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मामले पर पहले भी अलग अलग राय थी, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी लहर थी। जैसे ही राहुल ने अपना कैप्शन ऑनलाइन पोस्ट किया, सभी आवाजें जल्द ही एक बड़ी लहर में बदल गईं। राहुल के फैंस के कमेंट्स ही उन सभी को कवर कर सकते थे जो जिया पर अटैक कर रहे थे। टेबल रीड के दौरान सेट पर किसी को भी कुछ भी रिकॉर्ड करने या फोटो लेने की इजाजत नहीं थी जब तक कि डायरेक्टर की परमिशन न हो, खासकर इस तरह की खबरों के लिए जिससे यह माना जाता था कि सेट पर कास्ट एक दूसरे के खिलाफ है। इससे शो की बुरी पब्लिसिटी हो सकती थी। इसलिए सेट पर हर एक स्टाफ मेंबर ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन किया था। यह साफ था कि जिस व्यक्ति ने यह वीडियो लीक किया था उसने एग्रीमेंट तोड़ा था। राहुल ने तुरंत अपनी पीआर टीम को इस व्यक्ति को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया था। जब उन्हें पता चला कि वह कौन है और उन्होंने इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा ताकि वे रॉ फुटेज ढूंढ सकें, तो उन्हें पता चला कि घर किराए पर दिया गया था और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद पहले ही भाग चुका था। फिर उनकी पीआर टीम ने डायरेक्टर पैन को ढूंढा जो पहले से ही गुस्से में जल रहा था। उसने टिया जैसे कई वाइट लोड्स देखे हैं जिन्होंने पब्लिक ओपिनियन की मदद से खुद को फेमस करने की कोशिश की। इसलिए जब राहुल के विनय के पोस्ट को रिपोस्ट करने के बाद पूरा इंटरनेट अभी भी गुस्से में था, तो डायरेक्टर पैन ने भी अपनी बात रखी। डायरेक्टर पैन, वे वीक मैंने बहुत से बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इतना बुरा कोई कभी नहीं देखा। जब आपका इतना गुस्सा है तो आप रॉ फुटेज क्यों नहीं रिलीज करते? इस एडिटेड वीडियो से फेमस होने और सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से आप सेट पर वापस आ पाएंगे? मैं वही दोहरा रहा हूं जो मैंने आपको बताया था, मैं पैन वेई कभी भी ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं करूंगा जिसमें आप शामिल हों। @YangYuV, यह उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। पैन वेई अपने करियर के मामले में अपने सख्त उसूलों के लिए जाने जाते थे और उनकी अच्छी रेपुटेशन थी जिसे पब्लिक मानती थी। किसी ने डायरेक्टर पैन वेई को किसी पर इतना गुस्सा होते नहीं देखा था कि वह उन्हें इतने पब्लिकली डांटे। अगर उन्हें लगता था कि विनय की राय मायने नहीं रखती, तो राहुल और पैन वेई की राय मिलकर नेटिजन्स को साइबर बुलिंग से जगाने के लिए काफी थी। राहुल कोस्टर्स, राहुल का फैन क्लब और यांका ओशन, विनय का फैन क्लब जो इससे पहले एक खास राय की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब जिया की घटना की वजह से वीवो पर एक साथ आ गए थे। यह एक बहुत कम होने वाला पल था जब राहुल कोस्टर्स ऑनलाइन किसी से भी लड़ेंगे, इसीलिए वे यांग के ओशन जितने ताकतवर नहीं थे। हालांकि वे बहुत ज्यादा थे। वे इतने ज्यादा थे कि अगर वे सिर्फ एक इमोजी भी छोड़ दें तो भी ये दूसरे के कमेंट्स को दबाने के लिए काफी था। चेनांग ट्रेन में था जब उसने अपने बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा 3 मिलियन देखे, उसके झबरा चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आज रात के बाद वह एक अमीर आदमी के तौर पर शान से अपने होम टाउन लौट पाएगा। उसके आसपास खूबसूरत लड़कियां होंगी। अब उसे चुपके से उनके वीडियो नहीं बनाने पड़ेंगे जहां वह छूने के बजाय सिर्फ देख सकता था। वह ऐसा इंसान भी होगा जिसकी बहुत इज्जत होगी। चेनांग, जो अपने सपने के जल्द ही सच होने की खुशी में डूबा हुआ था, एज सिटी से 3 घंटे दूर एक सबब में आया। उसे वहां सबसे अच्छे 4 स्टार होटलों में से एक मिला और उसने एक स्पेशल मसाज सर्विस ऑर्डर की। जब वह अपने स्पेशल मसाज का इंतजार कर रहा था तो वह ऑनलाइन गया। सुबह के 2 बज रहे थे। ये वह समय था जब जिया को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था। अरे, यह मेरी गलती है कि मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिला, वरना मुझे जो मिला है उसका एक हिस्सा तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब उसने उस खूबसूरत नई लड़की के बारे में सोचा जो अभी अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी और जिसे उसके जैसे किसी ने बर्बाद कर दिया, तो उसे जिया के लिए बुरा लगा, लेकिन उसे कुछ बर्बाद करने का एक्साइटमेंट भी महसूस हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चेनिंग जोश में उछल पड़ा और तुरंत जिया की बात अपने दिमाग से निकाल दी। उसने अपनी शर्ट के बटन पेट तक खोल दिए थे जिससे उसका मोटा पेट दिख रहा था। दरवाजा खोलने से पहले उसने शीशा देखा। जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस वालों का एक ग्रुप उसके कमरे में घुस आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं कानून मानने वाला नागरिक हूँ। मैंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। मैं बस इस होटल में रुका हुआ हूँ। तुम मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? चेनिंग, तुम पर अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर सेट पर चुपके से फिल्म बनाने का आरोप है जिससे प्रोडक्शन क्रू को बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हें चुप रहने का हक है, लेकिन अब से तुम जो कुछ भी कहोगे उसे भविष्य में कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये कहकर चेनिंग को हथकड़ी लगाकर उसके हाथ पीठ के पीछे कर दिए गए। चेनिंग शुरू में अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जो बताया उससे सुनकर वह इतना डर गया कि उसका सिर भी सुना हो गया। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से काम कर रहा था कि उसे पता था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। या तो उसे सालों जेल की सजा होगी या वह इसे बहुत सारे पैसे देकर निपटाएगा। जहां तक उसकी बात है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। तारांकन 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 तारांकन। एच शहर के चुआटॉ हॉस्पिटल में जिया अर्जुन का एक्यूपंक्चर सेशन खत्म करने के बाद भी गहरी नींद में सो रहा था। जहां तक जान लिचुन की बात है, जो दूसरे कमरे में था, वह पूरी तरह जागा हुआ था और उसकी आंखें एक तेज चमकती टॉर्च की तरह थीं। उसके कमरे में कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी, लेकिन इस समय कमरे में एक लाइट सेंसर कंप्यूटर था जो भविष्य की कोई चीज लग रही थी। शब्दों ने कंप्यूटर की स्क्रीन को रोशन कर दिया। नंबर 1, बॉस, हमने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि उन्हें चेनिंग को पकड़ना है। अर्जुन, अब क्या हालत है? वह किसी चीज को छू नहीं रहा था और उसके पास टाइप करने के लिए कोई कीबोर्ड भी नहीं था। अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जो शब्द हम कहना चाहते थे वे स्क्रीन पर आ गए। नंबर 1, वह एक गैंगस्टर है जो प्रॉप्स डिपार्टमेंट में स्टाफ मेंबर के तौर पर काम करता है। उसे एक फैमिली रिलेटिव ने इंट्रोड्यूस कराया था और वह मेरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन क्रू में शामिल हो गया। उसे हमेशा से औरतों की चुपके से तस्वीरें लेने की बुरी आदत रही है। आज सुबह यंग मिस्ट्रेस को सेट पर देखने के बाद वह उसका वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उसने सेट पर हो रहा पूरा सीन देखा और पूरी चीज रिकॉर्ड कर ली।
फिर उसने इसे टिया को 3 मिलियन में बेच दिया। अर्जुन, उससे समझाओ कि 3 मिलियन किसी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। कंप्यूटर के दूसरी तरफ नंबर 1 को अपने बॉस की हरकतों की आदत थी। साथ ही उसे नहीं लगता था कि उसके जैसे बदमाशों के लिए यह कोई भयानक सजा थी कि वे 3 मिलियन युआन के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें। कुछ लोग बस कमीने पैदा होते हैं और चूंकि वह एक कमीना था इसलिए उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। नंबर 1, हाँ मुझे पता है क्या करना है। यंग मिस्ट्रेस का क्या? अर्जुन, जहां तक उस औरत की बात है जिसे वीडियो एडिट करना पसंद है, उसके लिए भी कुछ एडिट करो। उसे साइबर बुलिंग पसंद लगती है। चलो उसे खुद अनुभव कराते हैं कि ऑनलाइन बाइकआउट होने पर कैसा लगता है। नंबर 1, बस इतना ही। अर्जुन, हम कानून मानने वाले नागरिक हैं। तुम क्या सोच रहे थे? ओह, वैसे पक्का करना कि प्रकाश कभी जेल से बाहर ना निकले। नंबर 1 हैरान रह गया। नंबर 1, हाँ बॉस। अर्जुन, एक और है जिसका नाम मेई है। क्या उसे बर्गर की तस्वीरों की तुलना करना पसंद नहीं था? उसकी जिंदगी ऐसी तुलनाओं से भर जाए। नंबर 1, उसका सरनेम यान है बॉस, मेई नहीं। अर्जुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है। बस याद रखना कि उसे उसके बर्गर की तरह तुलना करना, समझे? नंबर 1, बॉस, यह एक्ट्रेस बिग पिक्चर के चेयरमैन की लेवल लगती है। अर्जुन, क्या उसने यह माना है? नंबर 1, नहीं, अभी ये सिर्फ एक अफवाह है। अर्जुन, तो चलो उसे इसी स्टेज पर रखते हैं। नंबर 1, हाँ बॉस। इस बीच राहुल के आदमियों को आखिरकार वह होटल मिल गया जहां चेनांग था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उसे पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। फिर राहुल ने अपने आदमियों को जरूरी जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा क्योंकि उस आदमी के पास अभी भी वह वीडियो था जो उसकी छोटी बहन की मदद कर सकता था। हालांकि जब राहुल को आखिरकार बहुत मुश्किल के बाद इंचार्ज आदमी मिल गया तो उसे बताया गया कि कोई और था जिसे उससे लगभग आधे घंटे पहले ही वीडियो मिल गया था। राहुल तुरंत ऑनलाइन गया और जैसे ही उसने अपने अकाउंट में लॉग इन किया उसने देखा कि नया वीडियो टॉप सर्च में से एक में आ गया था। वीडियो ने सच बता दिया। टिया के लिए एक तमाचा, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दो। उस व्हाइट लोट्स का क्या होगा जिसने अपने मंगेतर को छोटे भाई के साथ धोखा दिया। अग्रवाल परिवार के नाजायज बेटे ने बड़े भाई को मार डाला। टॉप 3 सर्च असल में जिया के बारे में थे। फिर उनकी जगह विनय के जिया के लिए खड़े होने की खबर ने ले ली। उसके बाद राहुल और डायरेक्टर पेनवेई ने भी इंटरनेट पर सच बता दिया। अब जब ये 4 नए हैशटैग एक साथ सामने आए और इसे मिली जबरदस्त पॉपुलैरिटी के साथ प्लॉट ट्विस्ट वाला हैशटैग लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। जैसे ही भीड़ ने वीडियो पर क्लिक किया वह व्हाट द फक जैसे कमेंट से भर गया। जिस वीडियो को पूरा बताया गया था वह असल में पूरा नहीं था। ये सिर्फ उस एडिटेड वीडियो से तुलना करके था जो इससे पहले रिलीज हुआ था। उदाहरण के लिए पिछले वीडियो में राशि सिर्फ जिया से माफी मांग रही थी और उसके चेहरे पर हैंगडॉग एक्सप्रेशन था। पहली नजर में ऐसा लगेगा जैसे जिया उसे लंबे समय से बुली कर रही थी जिसकी वजह से टिया की उससे बहस हो गई थी। नए वीडियो में फिर बताया गया कि राशि जिया से माफी क्यों मांग रही थी, लेकिन ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आया। जिया बिना कुछ कहे बस वहीं खड़ी थी, है ना? उसकी बहन ने अचानक उससे माफी क्यों मांगी? हे जेपीजी, नीचे दिए गए कमेंट में ऊपर वाले इमोजी को एक इमोजी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि उसे खुद ही पता लगा लेना चाहिए और फिर उसके बाद इस इमोजी का इस्तेमाल पूरे कमेंट सेक्शन में किया गया। मुझे हमेशा लगता था कि ये सफेद कमल सिर्फ ड्रामा और टीवी शो में ही दिखते हैं। मुझे नहीं लगता था कि ये असल में भी होते हैं। छोटी बहन, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। यहाँ छोटी बहन सिर्फ छोटा सफेद कमल है। सफेद कमल की असली रानी असल में टिया है। बस वीडियो देखते रहो। हाँ सही है, वीडियो कई हिस्सों में बंटा हुआ था। पहले वाले में उनकी पहली मुलाकात दिखाई गई थी जिससे पता चलता था कि सब कुछ अचानक से हुआ था। दूसरा वाला वह था जिसने यांग के ओशन को पूरी तरह से शुरू कर दिया। डायरेक्टर बस विनय का इंट्रोडक्शन दे रहे थे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तुमने न सिर्फ मेरे आइडल को इग्नोर किया बल्कि जब वह अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए खड़े हुए तो तुमने सबके सामने मेरे आइडल की बेइज्जती भी की। यांग के ओशन यह मान सकते थे कि उनके आइडल के चेहरे के फीचर्स राहुल से बहुत मिलते जुलते थे। अगर वे विनय को अच्छी तरह से नहीं जानते होते तो उन्हें लगता कि शायद उसकी सर्जरी हुई होगी, लेकिन वे यांग के ओशन थे। उन्हें अपने आइडल के बारे में सब कुछ पता था और उन्हें पूरा यकीन था कि विनय ने कोई सर्जरी नहीं करवाई थी। जो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नफरत करता था और इंडस्ट्री छोड़ने की उम्मीद में पब्लिक के सामने मुस्कुराने से मना कर देता था, वह ऐसी सर्जरी क्यों करवाएगा जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। साथ ही वह चेहरा मशहूर अवार्ड विनिंग एक्टर राहुल जैसा था। ये नामुमकिन था, लेकिन अगर उन्हें अपने आइडल के लिए बुरा भी लगता तो उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जब उन्होंने देखा कि जिया अकेली थी जिसने उनके आइडल को ग्रीट किया और वही अकेली थी जो उनके लिए खड़ी हुई, उसके मुंह से इतने बुरे शब्द निकल रहे थे तो उनमें उतनी ही एक्साइटमेंट थी जितनी टिया के लिए उनके अंदर बढ़ती नफरत। तुम ही थे जिसने कब्र खो दी, पागल कुत्ते की तरह दूसरों के पीछे पड़े। क्या तुम दूसरों की भी बेइज्जती नहीं कर रहे हो जब तुमने ये कहने का फैसला किया कि विनय ने सिर्फ फेमस होने के लिए सर्जरी करवाई थी? जिया सिर्फ इसलिए बदला ले रही थी क्योंकि वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आप एक नए आर्टिस्ट को कैसे बुली कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वह सिर्फ इसलिए आपकी इज्जत खराब कर रही थी क्योंकि उसने बताया कि आपकी सर्जरी हुई है। आपने तो डायरेक्टर को धमकी भी दी थी कि आप शो छोड़ देंगे। वाह, जिया कितनी अच्छी है। अब मैं आपकी फैन हूँ। सिस्टर जिया, आप सबसे अच्छी हैं। प्लीज मेरी तरफ से आपको सलाम स्वीकार करें। जब मुझे बुली किया जाता है तो मेरे पास हमेशा शब्द नहीं होते। आज से मैं सिस्टर जिया की हर बात लिखूंगी। देखो वह कैसे बात करती है। वह बहुत कूल और बहुत सुंदर भी है। OMG, मुझे ये बहुत पसंद है। अचानक पूरी दिशा बदल गई। ठीक जब पब्लिक जिया के कामों की तारीफ करने लगी थी तो टिया को इससे पहले जितना सपोर्ट मिला था उतना ही इस समय उसे नफरत भी मिल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वीडियो में न सिर्फ ये दिखाया गया था कि जिया ने टिया को इतनी बुरी तरह क्यों डांटा था और डायरेक्टर पेन ने उसे सेट से क्यों हटाया था, बल्कि इसमें यह भी दिखाया गया था कि चेन इंग टिया को बता रहा था कि उसके पास वीडियो और टिया के चेन इंग के साथ डील करने के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हैं। चेन इंग एक झांकने वाला था, उसकी नौकरी सिर्फ एक दिखावा थी। वह जो शॉर्ट टर्म नौकरियां कर रहा था वे उसके लिए और तस्वीरें पाने का एक तरीका थी। इस तरह के बिजनेस होने से ये स्वाभाविक रूप से चेन इंग को एक बिग वेल बने रहने के लिए बढ़ावा देगा। जब टिया चेन इंग से वीडियो खरीद रही थी तो ये साफ तौर पर दिखाता था कि वह जिया को कितना बर्बाद करना चाहती थी। जब डायरेक्टर ने उसे भगा दिया था और माफी मांगते समय वह कितनी घटिया हरकतें कर रही थी तो वह बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन अब वह लोगों की नजरों में बहुत बुरी लग रही थी जब उन्होंने देखा कि वह उस बिगड़े हुए आदमी चेन इंग के साथ कैसे डील कर रही है। शहर के अग्रवाल परिवार से जुड़ी एक और खबर ने फैंस को और भी बुरा लगा दिया। तुम कहा जाता था कि प्रणीत की मंगेतर थी। उसके दादाजी को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम एक छोटे परिवार से हो, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारे दादाजी के अच्छे काम याद थे। उन्होंने तुम्हें अपनी होने वाली पोती के तौर पर भी रख लिया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने प्रणीत को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस घटना के बाद वह पैरालाइज्ड हो गया था। तुम्हें उसे नापसंद करना ठीक है, तुम बस जा सकती थी। इस आदमी में बस एक ही कमी थी, उसके पैर टूट गए थे। हम में से अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन देखो तुमने क्या किया, तुमने प्रणीत को उसके छोटे भाई के साथ धोखा दिया। अच्छा देखो अब क्या हुआ, मास्टर अग्रवाल ने न सिर्फ प्रकाश को अपना पोता मानने से मना कर दिया बल्कि विरासत के अधिकार भी प्रणीत को दे दिए। इसके अलावा प्रकाश को अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि उसने प्रणीत के डॉक्टर की हत्या करने की कोशिश करके उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। कुत्तों की यह जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी है। आपको हमेशा खुश रहने की दुआ। उम्मीद है कि आप दोनों बूढ़े होकर साथ रहें। स्वर्ग में एक जोड़ी, आपके दिल हमेशा साथ रहें। चलो इस कमीने जोड़ी का जश्न मनाने के लिए अपना गिलास उठाते हैं। दो दिल एक साथ धड़क रहे हैं। अल्पविराम। हजारों एक जैसे कमेंट्स के बाद कमेंट सेक्शन अचानक एक कंपटीशन में बदल गया था। लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के घटिया फैन सर्कल में इतने पढ़े लिखे लोग होंगे जो भाषा अच्छी तरह जानते होंगे। जब अगली सुबह जिया अलार्म से उठी तो उसने टाइम देखा और पाया कि उसे अपने मैनेजर से दर्जनों मिस्ड कॉल आए थे। हो सकता है कि उसने इस मैनेजर के साथ ज्यादा समय न बिताया हो, लेकिन जिया उससे काफी खुश थी, इसलिए उसने तुरंत उसके कॉल्स का जवाब दिया। निशा पूरी रात जागती रही, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी कि तूफान कैसे बदल गया है। आखिरकार उसे जिया का कॉल आया, जिसका उसने जल्दी से जवाब दिया। जिस आवाज की उसे उम्मीद नहीं थी वह दूसरी तरफ से आधी जागी हुई, नींद में डूबी आवाज थी। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा फोन साइलेंट था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था? निशा एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर पूछा, तुम्हें नहीं पता? जिया एक पल के लिए रुकी और फिर उसे जवाब दिया, पता नहीं किस बारे में। जिया को साइबर बुली किया गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी मैनेजर के तौर पर कुछ कर पाती, यह मामला अलग अलग भगवानों की मदद से अपने आप सुलझ गया। निशा को अचानक लगा कि मैनेजर का उसका रोल थोड़ा बेकार लग रहा है। उसे लगा कि जिया ने जान परिवार से मदद मांगी थी, इसीलिए कहानी में इतनी जल्दी ट्विस्ट आ गया। लेकिन आखिर में इस औरत को पता भी नहीं चला कि रात भर क्या हुआ था। तुम पूरी रात सोती रही? जिया, जिसे अभी भी थोड़ी धुंधली सी आवाज आ रही थी, ने निशा के सवाल का मजाक उड़ाया। रात को सोने के बजाय मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ हुआ था? ओह कुछ हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। क्या तुम्हें आज सेट पर मेरे साथ चलने की जरूरत है? कोई बात नहीं, घर से कोई मुझे वहां भेज देगा। ठीक है। कॉल खत्म करने के बाद जिया बिस्तर से उठी और अर्जुन के कमरे में चली गई। वार्ड में जेयान ने पहले ही उनका नाश्ता तैयार कर लिया था और जब उसने उसे कमरे में आते देखा तो उसने इज्जत से उसका स्वागत किया। यंग मिस्ट्रेस, नाश्ता तैयार है, प्लीज मजे करें। क्योंकि वह पिछली रात बहुत ज्यादा पानी पी चुकी थी, इसलिए जिया को बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसने टेबल पर रखे खाने की वैरायटी को देखा, उसका पेट बेकाबू होकर गुर्राने लगा। ये सिर्फ अर्जुन को ही नहीं जो उसके पास थी, बल्कि जेयान को भी, जो उनसे बहुत दूर था। उसके पेट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जेयान को अजीब लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आवाज सुननी चाहिए या नहीं। हालांकि जिया शांत रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के कोई निशान नहीं थे। जब तक उसे अजीब नहीं लगा तब तक अजीब नहीं था। जैसे ही वह अर्जुन के बिस्तर पर बैठी, उसने एक डिसइंफेक्टेंट तौलिए से अपने हाथ पोंछे और उससे कहा, देखो तुम्हारा पेट कैसे गुड़गुड़ा रहा है। क्या मैं तुम्हें पहले खिलाऊं? अर्जुन कंफ्यूज था। जेयान के मन में बस यही ख्याल था, तो यंग मास्टर का पेट गुड़गुड़ा रहा था। यंग मास्टर नाश्ते के लिए यंग मिस्ट्रेस का इंतजार कर रहे थे और वह पूरे समय यंग मास्टर के साथ थे। यंग मास्टर को भूखा रखना उनकी गलती थी। यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस प्लीज अपना खाना खा लो। क्या मैं पहले बाहर जाऊं? चूंकि यंग मिस्ट्रेस यंग मास्टर को खाना खिला रही होंगी, इसलिए उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं होगी। चलो। जिया ने हाथ हिलाए और इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, उसने ऑर्डर दे दिया। ये साफ था कि ये नाश्ते ताज़ा बने थे, टेक आउट के नहीं। जान परिवार अपने शेफ को हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए लाया होगा ताकि वे अर्जुन के लिए खाना बना सकें। पहले मैं इसे तुम्हारे लिए टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं यह अभी भी गर्म तो नहीं। भले ही जिया को अपनी आखिरी सांस तक अपने सामने रखे खाने से तकलीफ हो, फिर भी वह मीठी राइस वाइन में एक चम्मच ग्लूटिनस राइस बॉल्स शांति से उठा सकती थी। क्योंकि वह अपनी पिछली जिंदगी में पूरी जिंदगी विदेश में रही थी, इसलिए उसके लिए कंट्री ज़ैद का ऐसा असली खाना चख पाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही उसने एक चम्मच मीठी राइस वाइन में मिला हुआ स्वादिष्ट दिखने वाला ग्लूटिनस राइस बॉल अपने मुंह में रखा, जिया को ऐसा लगा जैसे सूरज सुंदर अंडे की जर्दी में बदल गया हो और बादल कॉटन कैंडी में बदल गया हो जो उसके मुंह में पिघल गया हो। फूल और घास हरे और लाल रंग के लॉलीपॉप की तरह थे। यह इतना अच्छा था कि उसे लगा जैसे इस दुनिया में सिर्फ खाना ही सबसे खूबसूरत चीज बची है। अर्जुन ने अपनी पत्नी को ध्यान से देखा। वह अभी भी पजामे में थी और उसके बाल समुद्री शैवाल के गुच्छे जैसे लग रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उसे अच्छी नींद आई होगी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर से कुछ बाल बाहर निकले हुए थे। वह बिल्कुल एक स्मार्ट दिखने वाली लोमड़ी की तरह लग रही थी जो असल में बहुत भोली थी, जिसे मना किया हुआ फल चखने को मिला था और अब वह इतनी खुश थी कि दुनिया उसकी नजरों में खूबसूरत हो गई थी। जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई और उसके सामने बैठी लड़की के नाजुक चेहरे पर पड़ी, वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चमक रही हो। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आंखें चमक से अंधी होने वाली हैं। वह सर्दियों में सूरज से भी ज्यादा चमकदार क्यों लग रही थी? तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बीफ दलिया खाना चाहिए, इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। जिया ने एक निवाला खाया और अर्जुन की भी दिल खोलकर देखभाल की। अर्जुन ने सिर हिलाया। खाने को लेकर वह कभी नखरे नहीं करता था। जिया ने दलिया का एक चम्मच लिया और अर्जुन से कहा, दलिया का टेम्परेचर टेस्ट करके देखो कि यह तुम्हारे लिए सही है या नहीं। नहीं तो इसे खाने से पहले इसके ठंडा होने का इंतजार करो। लेकिन अर्जुन ने तुरंत दलिया निगल लिया। इसे निगलने के बाद उसने उसे जवाब दिया, मेरा पेट पहले से ही गुड़गुड़ा रहा है। अगर यह अभी भी थोड़ा गर्म है तो कोई बात नहीं। जिया ने अर्जुन को घूरा और ये देखकर कि वह बहुत शांत है, उसने भी वैसा ही रहने का फैसला किया। अर्जुन को दलिया का दूसरा चम्मच देते हुए उसने कहा, भले ही तुम्हें भूख लगी हो, फिर भी तुम्हें टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे पेट को जला सकता है। ठीक है, खैर आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। जिया मुस्कुराई और बोली, आखिरकार हम एक शादीशुदा जोड़ा हैं। मुझे खुशी तभी होगी जब तुम हो। दोनों ने अपने खाने का मजा लिया और उसके चेहरे के भाव से अर्जुन को यकीन हो गया कि उसे इंटरनेट पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जिया नहाने गई और वार्ड से निकलने से पहले कपड़े बदले। जाते समय उसने पहले से तैयार स्प्रिंग वाटर की एक बोतल अर्जुन के कप में डाल दी। हालांकि वह ऐसा करते समय पहले से ही बहुत सावधान थी, उसे पता नहीं था कि अर्जुन ने कमरे में पहले से ही कई हाईटेक गैजेट लगा रखे हैं, क्योंकि वह इस कमरे में बहुत लंबे समय तक रहने वाला था। क्या तुम लोग आज शूट शुरू कर रहे हो? अर्जुन ने उससे पूछा जब वह उसे कब दे रही थी। हाँ, लोकेशन सबब में साइट पर होगी। अगर मेरा कोई ओवरनाइट शूट नहीं हुआ तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यह एक अनएक्सपेक्टेड जवाब था, क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि अगली बार वह इस लड़की को आज से 10 या 20 दिन बाद देखेगा। जरूर, यह एक छोटा और सिंपल जवाब हो सकता है, लेकिन अर्जुन बहुत अच्छे मूड में था। अगर डोंट यूटों के बारे में कुछ भी होता है तो तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक है? तुमने कहा था कि चूंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इसलिए मुझे इसमें कुछ कहने का हक है। इसका मतलब है कि मुझे भी जानने का हक है, सही? अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने जवाब दिया, बिल्कुल। बस शूट पर ध्यान देना। अगर तुम्हें सेट पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बताना। यह एक ऐसा शो है जो खास तुम्हारे लिए बनाया गया है।
कूल, जिया ने उसे थम्स अप दिया, फिर बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चली गई। उसे यह नहीं पता था कि जब वह उसे ड्रिंक पिला रही थी तो दूसरी पार्टी पहले से ही उस पर शक कर रही थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो जिया आमतौर पर करती थी, लेकिन वह आज ऐसा कर रही थी। इसलिए अर्जुन को हिडन कैमरे से फुटेज मिली और उसने देखा कि जिया ने अपने कपड़ों के नीचे से एक बोतल निकाली और उसे अपने कप में डाल लिया। अगर उसके परिवार में से किसी ने वीडियो देखा तो वे उसे उस कप को छूने नहीं देंगे। नतीजतन अर्जुन ने तुरंत फुटेज डिलीट कर दी और नंबर 1 से पानी पिलाया। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया वह बस नॉर्मल सादा पानी था। उस पानी से कोई फर्क नहीं था जो वह आमतौर पर पीता था। उसने भौहें चढ़ाई, बेरंग और बेस्वाद। सिर्फ टीवी शो के जहर बेरंग और बेस्वाद होते हैं। साथ ही उसे विश्वास नहीं था कि जिया उसे नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने दूसरा और तीसरा घूंट लिया, फिर भी उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वह 5वां घूंट लेने वाला था अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सांस पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। क्वाड्रिप्लेजिक होने की वजह से उसके फेफड़ों पर असर पड़ा है, उसका दिल भी प्रभावित हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने जिया का दिया पानी का कप पिया उसे लगा कि उसका दिमाग बहुत साफ हो गया है और उसकी सांसें भी आसान हो गई हैं, हालांकि वह अभी भी हिल डुल नहीं पा रहा था। यह एहसास वैसा ही था जैसा उसने उसकी खरीदी हुई गोलियां ली थीं, बस असर में थोड़ा सा फर्क था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों का कोना ऊपर उठा। वह जानता था कि उसकी पत्नी के पास जरूर कोई बैकअप प्लान होगा, वरना इतने गुस्सैल स्वभाव वाली यह भोली भाली लड़की जांग ये को उससे गोलियां लेने नहीं देती, भले ही उसने 3 गोलियां बर्बाद कर दी हों। जल्द ही अर्जुन ने जिया का बनाया हुआ पूरा कप पानी खत्म कर दिया। उसके बाद पूरे दिन वह तरोताजा महसूस करता रहा। ये ताजगी भरा एहसास उस एहसास से अलग था जो उसे तब होता था जब वह एक स्वस्थ फिट आदमी था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कि यह अलग क्यों या कैसे महसूस होता था। आसान शब्दों में कहें तो अर्जुन को पता था कि उसकी रहस्यमयी पत्नी ने एक बार फिर उसका ख्याल रखा है। जब जिया आज सुबह उठी तो उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पास सैकड़ों मिस्ड कॉल्स हैं। हालांकि अपने मैनेजर के नंबर के अलावा उसने बाकी लोगों को ब्लॉक कर दिया था। इनमें पिछले मालिक राजीव के माता पिता और कुछ अनजान नंबर शामिल थे। उसके लिए अगर कोई जरूरी व्यक्ति होता तो वह उनका नंबर याद रख लेती, भले ही वह उसके फोन में सेव न हो। जो उसके लिए जरूरी नहीं थे उनके लिए वह परेशान भी नहीं होती। हालांकि ये देखकर कि राजीव ने उसे दर्जनों मैसेज भेजे थे उसकी उत्सुकता बढ़ गई, इसलिए उसने उन्हें खोलने का फैसला किया। राजीव, जिया, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मेरे पास तुम्हें टेक्स्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज फोन उठाओ या मुझे वापस कॉल करो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। राजीव, जिया, अभी तुम्हारे जिद्दी होने का टाइम नहीं है। प्लीज फोन उठाओ, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। राजीव, जिया, अनजान होने की भी एक लिमिट होती है। तुम्हें मेरे कॉल्स का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने मम्मी पापा के कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ... उसके बाद जिया को मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि वे सभी बस यही बता रहे थे कि उसे साइबर बुली किया गया है। उसे बुली किया गया। जब से वह पैदा हुई है उसे अनगिनत असेसमेंट का सामना करना पड़ा था, लेकिन कभी साइबर बुलिंग का नहीं। जिया ने अपने वीवो अकाउंट पर लॉग इन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानना चाहती थी कि इंटरनेट पर उसे कितनी बुरी तरह बुली किया जा रहा है। जैसे ही उसने लॉग इन किया, सारे पोस्ट सुपर व्हाइट लोड्स टिया से उससे और विनय से माफी मांगने के बारे में थे, साथ ही कुछ में टिया से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के लिए भी कहा गया था। इस नए हॉट टॉपिक ने उसके और टिया के बीच के ड्रामा को पूरी तरह से ढक दिया था। जिया स्क्रॉल करती रही और उसे पता चला कि यह सब क्यों हुआ था। ये साफ था कि टिया ने ही वीडियो रिलीज किया था। वीडियो रिलीज करने के बाद उसने व्हाइट लोड्स बिच की तरह सबके सामने माफी मांगी, ये सोचकर कि डायरेक्टर उसे फिर से काम पर रखेगा। क्या उसे लगा कि जिया मर गई है? लेकिन जब उसे राहुल का पोस्ट मिला तो वह थोड़ी हैरान रह गई। राहुल बिग पिक्चर से थी और करिश्मा ने भी उसे पहचाना था। राहुल अब भी उसकी तरफ क्यों होगा? पिछले 3 दिनों के टेबल रीड सेशन से वह उसकी तरफ से आ रही सच्ची मेहरबानी को महसूस कर सकती थी। यह कोई दिखावा नहीं था। फिर जब उसने रिलीज हुए नए वीडियो देखे तो वह उन्हें काफी देर तक देखती रही। क्या राहुल ने मेरे लिए ऐसा किया? लेकिन वह इतना अच्छा क्यों बन रहा है? ये कुछ ऐसा नहीं था जिसका जवाब वह खुद दे सकती थी, इसलिए उसने 1 सेकंड सोचने के बाद तुरंत इस सवाल को छोड़ दिया। फिर एक नया हॉट पोस्ट सामने आया। चिकन, डक और रैबिट फैक्ट्री कुछ सुधार के लिए 2 हफ्ते के लिए बंद रहेगी। जैसे ही उसने पोस्ट पर क्लिक किया वह एक बार फिर क्या बकवास है से भर गया। यही वह अकाउंट था जिसने सिस्टर जिया को टारगेट करना शुरू किया था, है ना? मेरे पास सबूत है, ये सच है, मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट पहले ही डिलीट कर दी है। ये लोग सिस्टर जिंग से क्यों पंगा लेंगे? डायरेक्टर, उससे जेपीजी हटाओ। जिया को जल्दी ही एहसास हो गया कि जिस सीन में उसने कहा था डायरेक्टर उससे छुटकारा पाओ, उसे एक स्टिकर बना दिया गया था और वह अकेला स्टिकर था जो उसने उस सुबह पूरे इंटरनेट पर देखा था। खैर, ये थोड़ा कूल लग रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कौन था जिसने कल रात उसके लिए खड़े होकर उसे बेगुनाह साबित किया। फिर भी उसके लिए कुछ न करना सही नहीं होगा, खासकर जब वह इस मामले में मुख्य व्यक्ति थी। यह उसका स्टाइल नहीं था। उसने अपना लैपटॉप निकाला और कीबोर्ड पर टाइप किया। वह धीरे धीरे एक के बाद एक सिस्टम हैक करके अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा कर रही थी। जब जिया मधुमक्खी की तरह बिजी थी, टिया, जो पूरी रात जागी हुई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी, ने अपनी मैनेजिंग कंपनी से बात करने के बाद एक पोस्ट जारी किया था। टिया, वीक मैं जिया, विनय और डायरेक्टर पैन से बहुत माफी मांगती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। @GV@KingYang V@DirectorPinWV। मैं हमेशा अपनी राय को लेकर बहुत सीधी रही हूँ और जो भी मेरे मन में आएगा मैं बोलूंगी। मैं हमेशा अपनी राय पर मजबूती से खड़ी रही हूँ और कभी दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। लेकिन अब मैं सच में समझती हूँ कि विनय के लिए मेरा कमेंट कितना दुख देने वाला था। अब मैं समझती हूँ कि कोई कितना घटिया और गुस्सैल हो सकता है जब उसके नेचुरल लुक पर सवाल उठाया जाता है, उसे प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा बताया जाता है और यहाँ तक कि दूसरों का फायदा उठाने के इरादे से भी जोड़ा जाता है। मैंने खुद अनुभव किया है कि जनता से नफरत और बॉयकॉट किए जाने पर कितना दुख होता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी मुझे एक बेहतर इंसान बनने का दूसरा मौका दें। साथ ही मुझे उम्मीद है कि यहाँ हर कोई मुझे एक और मौका देते हुए मेरी देखरेख कर पाएगा। फैंस में बहुत से हेटर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मदर टेरेसा भी हैं। ये मदर टेरेसा हमेशा सोचती हैं कि जब भगवान को गलती करने की इजाजत है तो इंसानों को क्यों नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक कोई इसे मान लेता है तब तक वह बेहतर के लिए बदल सकता है। इसलिए चाहे आपने कोई भी गलती की हो, उसे माफ कर देना चाहिए जब तक आपको एहसास हो कि आपने जो किया वह गलत था। टिया की पोस्ट के साथ साथ उन पीआर अकाउंट्स के साथ जिन्होंने खबर जिया ने जो ऑनलाइन पोस्ट किया था उसे देखने के बाद टिया को इतना गुस्सा आया कि वह ऑफिस में जोर से चिल्लाई। फिर वह पीछे की ओर गिर गई और जमीन पर बेहोश हो गई। वह अब इसे इमोशनली या फिजिकली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह खत्म हो गई थी। जब वह छोटी लड़की थी तो उसने देखा कि प्रणीत के आसपास की सभी लड़कियां उससे कहीं ज्यादा सुंदर थीं और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी उससे बेहतर था। चूंकि वह अपने परिवार को नहीं बदल सकती थी, इसलिए सिर्फ उसका लुक ही बचा था।
इसलिए उसने मैसेटर मसल्स को सिकुड़ना और उनका साइज कम करना शुरू कर दिया। फिर पलकें ऊपर उठाई, भौहों को लेमिनेट किया, अपनी नाक के ब्रिज को ऊपर उठाया और फिर पूरी नोज जॉब करवाए। बाद में उसने अपनी ठुड्डी और माथे को ठीक करना जारी रखा। फिर परिवार में किस्मत लाने वाले किसी व्यक्ति जैसा लुक पाने के लिए उसने अपने कान भी ठीक करवाए और अपने होठों का शेप भी बदलवाया। उसने ये सब काम 12 साल की उम्र से ही धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। इसलिए लोगों की नज़र में ये सिर्फ प्यूबर्टी का काम था, जिससे वह बड़ी होने के साथ और भी सुंदर होती गई। यहाँ तक कि प्रणीत और लू शुवान, जिनके वह बचपन से करीब थी, उन्हें भी इस बारे में कभी पता नहीं चला। जैसे ही उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, हर कोई उसे देवी जैसा मानता था, उसके लुक्स की तारीफ करता था, जिसे उसने खुले दिल से अपनाया। उसने तो मन ही मन सोचा कि वह अंदर और बाहर से भी सुंदर है। एक दिन उसकी शादी एक अमीर परिवार में होगी और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की यह हिस्ट्री मंजूर नहीं थी। इसीलिए जब जिया ने सबके सामने यह बात कही तो उसे इतना गुस्सा आया। ये सोचकर कि वह 12 साल की उम्र से अग्रवाल परिवार में आने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी। 14 साल की कड़ी मेहनत थी, लेकिन ये सब जिया की वजह से बर्बाद हो गया। यह कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था जब उसने कहा कि जहाज गटर के अंदर पलट गया था। इसलिए टिया, जिसे पता नहीं था कि वह जिया से कैसे और क्यों हारी, गुस्से में बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने प्राइवेट अकाउंट से जिया के वीबो को फॉलो कर रहा था। हर बार जब वह कुछ ऑनलाइन पोस्ट करती तो उसका कंप्यूटर इमरजेंसी नोटिफिकेशन के साथ बजता। अर्जुन ने तुरंत अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, ये सोचकर कि कुछ बड़ा हुआ है। फिर एक नई पोस्ट सामने आई। ये जिया की सबसे नई पोस्ट थी। जैसे ही उसने पोस्ट पढ़ी, वह हंसे बिना नहीं रह सका। जेयान और युनजो, जो दोनों एंट्रेंस पर थे, हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। युनजो ने अपनी स्मार्ट वॉच से चुपके से यंग मास्टर की हंसते हुए फोटो भी ले ली। फिर उसने इसे मास्टर जान को फॉरवर्ड कर दिया, जो निश्चित रूप से उसे फोटो के लिए बहुत बड़ा इनाम देंगे। जैसे ही जिया सेट पर पहुंची, लगभग सभी लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। प्रोडक्शन सेट में जाते हुए सबसे पहले उसने राहुल को देखा। राहुल ने सेट पर सबसे आखिर में आने की अपनी पुरानी आदत छोड़ दी थी और सबसे पहले पहुंचने वाला बन गया था। फिर उसने अपने आदमियों को बाहर इंतजार करने और जिया के आते ही उसे रिपोर्ट करने को कहा और यह भी पक्का किया कि वे उसकी कार का नंबर नोट कर लें। तो जब जिया सेट पर आई तो सबसे पहले राहुल को बताया गया। जिया ने टखने तक लंबा लाल कोट पहना हुआ था और कल की अपनी ऊंची पोनीटेल को नीचे कर लिया था ताकि वह अपने हैंडसम रेसिंग सूट से मैच कर सके। उसके चेहरे के फीचर्स, जो बहुत खूबसूरत भी थे, अब गुलाबी ब्लश से ढके हुए थे और वह आज सुबह और भी चार्मिंग लग रही थी। उसकी पीच ब्लॉसम आंखों के किनारे ऊपर की ओर झुके हुए लुक के साथ वह बिल्कुल एक खूबसूरत विक्सन जैसी लग रही थी। क्या कोई ऐसा जिंदा आदमी हो सकता है जो इस खूबसूरती से खुद को रोक सके? राहुल को अपनी प्यारी बहन पर गर्व था क्योंकि वह सुंदर और खतरनाक दिखती थी, लेकिन साथ ही उसने कसम खाई कि वह अपनी छोटी बहन की रक्षा करेगा और किसी भी भेड़िए को उसे उनसे दूर ले जाने से रोकेगा। तुम यहाँ हो, क्या तुमने नाश्ता किया? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अगर तुमने नहीं किया है तो मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं जो मैंने आज सुबह नाश्ते के लिए बनाए हैं। जिया सेट पर घुसते ही राहुल को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। एक अवार्ड विनिंग एक्टर होने के नाते उसकी एक्टिंग स्किल्स तो शानदार थी ही, वह बहुत हैंडसम भी था। वह इतना हैंडसम था कि उसकी तुलना अर्जुन से भी की जा सकती थी, लेकिन उसे कभी भी हैंडसम आदमियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इस जिंदगी में और पिछली जिंदगी में भी उसे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट था, अमीर बनना। ये साफ था कि राहुल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और अगर उसे पहले ऐसा हुआ होता तो वह इसे इग्नोर कर देती। लेकिन सर्दियों की गर्म धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और रोशनी की यह किरण बिना किसी वार्निंग के उसके दिल में उतर गई थी। मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है, उसने कहा, फिर अचानक कहा, मुझे अब भूख नहीं है। राहुल ने एक हल्की सुंदर मुस्कान दिखाई और उसके चेहरे पर ऐसा खूबसूरत लुक था जैसे उसने धूप का सार सोख लिया हो। वह इतना हैंडसम था, ये शब्दों से परे था। ठीक है, ये वैसे भी स्नैक्स हैं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बस आकर कुछ खा लो। ठीक है, जिया ने सिर हिलाया। वह राहुल के खिलाफ नहीं थी और उसे उसकी इच्छा पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। ये करिश्मा थी। आज उसने मोटा मेकअप किया था और भले ही वह सुंदर दिख रही थी, लेकिन जब वह जिया के ठीक बगल में खड़ी थी तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। इस समय वह चेहरे पर एक चमकदार हल्की मुस्कान के साथ राहुल को देख रही थी। जिया को देखने की जहमत भी नहीं उठा रही थी। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे जिया है ही नहीं। जब उसने राहुल के हाथ में पकड़ा हुआ खाने का पैकेट देखा तो यान में ही खुश हो गई और बोली, क्या तुमने मेरे पसंदीदा स्टोर से नाश्ता खरीदा? रोम जी, मैं आज सुबह देर से उठी और मुझे नाश्ता नहीं मिला। क्या तुमने कुछ खाया है? क्यों ना हम साथ में नाश्ता करें? सच तो यह था कि जब राहुल पहले जिया से बात कर रही थी तो उसने करिश्मा को देखा था, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। हालांकि जिया ने उसे आमने सामने नहीं देखा था, फिर भी वह करिश्मा के मन में उसके लिए जो नफरत थी उसे महसूस कर सकती थी। जिया को करिश्मा की उससे नफरत का कारण पता था। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि राहुल जिया से बात कर रही थी। उसे चिंता थी कि जिया राहुल को उससे दूर ले जाएगा। अगर करिश्मा कोई ऐसा होता जिसे जिया पसंद करती तो वह उससे दूरी बनाए रखती ताकि करिश्मा को ज्यादा अजीब न लगे। लेकिन उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? उसने कल रात करिश्मा का बर्गर पोस्ट पहले ही देख लिया था। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने यह न बताया हो कि वह जिया की बात कर रही थी, लेकिन अगर नेटिजन समझ पाते कि वह क्या कहना चाह रही है तो यह नामुमकिन था कि करिश्मा को खुद पता न हो कि वह किसकी बात कर रही है। क्या जिया को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई अनजान आदमी उसे टारगेट कर रहा हो, जबकि उसने दूसरी पार्टी के साथ कुछ किया भी न हो? उसे घिन आ रही थी। वह राहुल का खरीदा हुआ खाना लेने के लिए इसलिए मान गई थी क्योंकि उसे उससे एक अजीब सी आरामदायक और करीबी फीलिंग आ रही थी, जिससे वह राहुल के और करीब आने को तैयार हो गई थी। लेकिन उसने आगे जो किया वह साफ तौर पर इसलिए था क्योंकि वह करिश्मा को परेशान करना चाहती थी। सिस्टर मैगी, ये स्नैक्स हैं जो ब्रदर यून ने मेरे लिए खरीदे हैं, जिया ने बहुत गुस्सा दिलाने वाले लहजे में कहा। उसके आकर्षक विलेन जैसे चेहरे पर मुस्कान थी। यह इतना घिनौना था कि करिश्मा लगभग अपना पेट ही निकाल देती। जब उसने करिश्मा के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन साफ देखे तो जिया मुस्कुराए और राहुल से पूछा, क्या मैं सही कह रही हूँ ब्रदर यून? राहुल की आंखों में मुस्कान और भी साफ हो गई। ये छोटी लड़की इतनी बुरी क्यों थी? यह उनके परिवार के जीन्स की वजह से होगा। जब करिश्मा बुरी तरह से गुस्सा हो रही थी और उसका चेहरा इतना भद्दा लग रहा था क्योंकि उसे बेइज्जत किया जा रहा था, तो राहुल ने उसे एक जानलेवा वार करने का फैसला किया। हाँ हाँ, क्या बकवास है? करिश्मा लगभग कसम खा गई जब उसने राहुल को हैरानी से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। देखा, तुमने सुना उसने क्या कहा? सिस्टर मैगी, भाई यून जो नाश्ता पकड़े हुए है वह असल में मेरा है। सेट पर एक कैफेटेरिया है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम वहां खा सकते हो। ये कहकर जिया आराम से अपनी पतली कमर घुमाते हुए एक चीनी ओपेरा गाना गुनगुनाते हुए चली गई, जो उसने कंट्री जेड में दोबारा जन्म लेने के बाद सीखा था। तुम चाहो तो मुझे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट बाद मैं कोई ऐसा बन जाऊंगा जो तुमसे बहुत ऊपर होगा। करिश्मा का चेहरा इतना बुरा लग रहा था कि उसका मेकअप भी उसे छिपा नहीं पा रहा था। वह इतनी बुरी तरह बेइज्जत हुई थी कि उसे अंदर ही अंदर गलत महसूस हो रहा था।
राहुल वह आदमी था जिस पर उसने 9 साल तक अपना असर डाला था। जब वह 19 साल की थी तब से 28 साल की होने तक वह अब जवान लड़की नहीं रही थी। उसका रुतबा था, अच्छी रेप्यूटेशन थी और वह एक अच्छे परिवार से भी था, इसीलिए उसके माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि वह जल्द से जल्द राहुल से शादी कर लेगी। पहले उसे लगता था कि उसके माता पिता छोटी सोच वाले हैं। असल में उसे सच में लगता था कि अब उसकी हालत बहुत बेहतर है। चूंकि वह उसके ठीक बगल में खड़ी हो सकेगी और उसका भरोसा जीत सकेगी, इसलिए वह उसके साथ भी जा सकती थी। जब भी उसका मूड खराब हो तो उससे बात करना या शायद उससे शादी करके उसके जेंटल लुक को घूरने के लिए मजबूर होने से कहीं बेहतर था। चेहरा जो असल में ज्यादातर समय बर्फ जैसा ठंडा रहता था, उसे अपनी शादी की कभी चिंता नहीं थी। उसे पक्का यकीन था कि राहुल कभी शादी नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो वह पक्का उसकी पहली पसंद होगी। लेकिन उसका ये भरोसा जिया ने तोड़ दिया, जिससे वे सिर्फ 3 दिन पहले मिले थे। करिश्मा कंफ्यूज थी और उसे घबराहट होने लगी थी, इस हद तक कि उसका मन उसके सामने फूट पड़ने का कर रहा था। लेकिन जब उसने राहुल के सामने एक शांत समझदार औरत की इमेज के बारे में सोचा तो वह छोटा हरा आदमी उसके दिल की जेल में वापस चला गया। राहुल, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? करिश्मा राहुल के बगल में खड़ी थी और एक ऐसा सीन बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी जहां वे दोनों बराबर हों। हालांकि वह सिर्फ एक आर्टिस्ट थी जो उसकी कंपनी की थी, फिर भी वह एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी जो कंपनी के लिए बहुत विनय पैसा लाती थी। उसे कंपनी का पार्टनर माना जाता था, साथ ही वह राहुल की दोस्त थी। दूसरी तरफ राहुल की नजरें पहले से ही दूर तक टिकी हुई थीं। उसकी नजरें अभी भी जिया और उसके आकर्षक फिगर पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें उस पर ही टिकी हों और किसी के लिए भी उसे हटाना नामुमकिन हो। जब करिश्मा ने यह सीन अपने ठीक सामने होते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। आखिर में उसे खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बंद करनी पड़ी। शुरू में उसे लगा कि शायद राहुल ने उसे सुना नहीं, इसीलिए वह उसे इग्नोर कर रहा था। लेकिन जैसे ही करिश्मा अपना सवाल दोहराने वाली थी, राहुल अपने लंबे पैरों पर चलने लगा। वह जा रहा था, वह उसे इग्नोर कर रहा था। करिश्मा घबरा गई जब उसने देखा कि राहुल उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, जैसे वह दिखाई ही न दे रही हो। वह उसके पीछे दौड़ने लगी और पूछने लगी, राहुल क्या हुआ? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन राहुल चलती रही। करिश्मा ने अपने कदम तेज किए, उसके पास से गुजरी और ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम दुखी हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या इसका जिया से कोई लेना देना है? करिश्मा अब खुद को रोक नहीं पाई और उस पर सवालों की बौछार करने लगी। उसने अपने चेहरे पर पक्का इरादा और गलत महसूस करने वाले एक्सप्रेशन के साथ राहुल को घूरा। जैसे ही उसने राहुल की आंखों को देखा जो और ठंडी होती जा रही थी, उसने आखिरकार बहुत ज्यादा दबाव के आगे हार मान ली। उसका रवैया अचानक नरम पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। जो कोई भी इस समझदार औरत को उसके चेहरे पर इतनी दयनीय नजर के साथ देखता, उसे दया आती और वह उससे बात करना चाहता। लेकिन करिश्मा को एहसास हुआ कि राहुल ने उसके लिए बुरा या अफसोस महसूस करने के बारे में सोचा भी नहीं था। क्या तुम इसलिए नाराज हो जो मैंने कल रात पोस्ट किया था? राहुल उसे इग्नोर करती रही। करिश्मा को ऐसा लगा जैसे राहुल की आंखों में जो गहरी नजर थी वह सीधे उसके आर पार जाकर उसके दिल में उतर गई थी। उसमें उसके अंदर की सबसे असहनीय बातें साफ दिख रही थीं। करिश्मा ने दर्द से अपना माथा अपने हाथों में पकड़ा और आंखें बंद कर ली। वह बहुत दुखी और पछतावे से भरी लग रही थी। मुझे माफ करना, मुझे वीबो पर ऐसा कुछ पोस्ट नहीं करना चाहिए था। कल रात डिनर के बाद मुझे एक और कमर्शियल फोटोशूट के लिए भागना पड़ा। जब हम खत्म हुए तो मैं थक गया था और मुझे भूख भी लग रही थी, इसलिए मैंने सुशांत से कहा कि वह मेरे लिए एक हैमबर्गर ले आए। उसने मुझे बर्गर के पोस्टर की एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या मुझे ये चाहिए। मैंने हाँ कहा और उसने मेरे लिए वह खरीद दिया। हालांकि जब वह इसे वापस लाई तो बर्गर बहुत ही बेकार लग रहा था क्योंकि वह ठीक से पैक नहीं किया गया था, जिससे मेरी भूख खराब हो गई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने इसके बारे में ऑनलाइन बहुत बुरा भला कहा। मुझे जिया के बारे में गॉसिप के बारे में तस्वीरें पोस्ट करने के बाद ही पता चला। फिर नेटिजन्स ने सोचा कि बर्गर के बारे में मेरी पोस्ट जिया के बारे में इशारा कर रही है। राहुल, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूं। भले ही वह कोई सेलिब्रिटी हो जिसे मैं नापसंद करता हूं, मैं उसे कभी बुली या बॉयकॉट नहीं करूंगा। मेरा सच में जिया को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैंने बाद में इसे डिलीट करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे चिंता थी कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, करिश्मा को अपने पछतावे से होश आया और उसने राहुल को देखा। वह उम्मीद कर रही थी कि उसकी आंखों से बर्फ जैसी ठंडी चमक अब तक गायब हो गई होगी, लेकिन उसकी आंखें पहले की तरह ही ठंडी थीं। करिश्मा का दिमाग तुरंत फट गया। जैसे ही यह फटा, उसके शरीर में एक ठंडी सर्द फीलिंग दौड़ गई। उसने राहुल का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था और इस मामले में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब करिश्मा ने अपनी बात समझाई तो राहुल ने उससे बहुत ही आराम से पूछा, क्या यही तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है? करिश्मा चुप रह गई क्योंकि उसे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि दूसरी पार्टी जवाब दे पाती, राहुल जा चुकी थी। राहुल, राहुल, करिश्मा ने उसे 2 बार आवाज दी, लेकिन वह उसे इग्नोर करता रहा। मैगी का चेहरा बहुत बुरा हो गया। उसी समय उसकी मैनेजर सुजैन करिश्मा के बारे में परेशान होकर उसके पास आई। उसे पता था कि राहुल बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट की चेयरमैन है। मैगी, तुम्हें यह एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? अगर वह इस बात से दुखी हुआ तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। करिश्मा खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे सच बताने की हिम्मत खो दी। मैं इतने सालों से उसके सामने बात मानने वाली और समझदार औरत रही हूँ। मैं दूसरी औरतों की तरह उससे सवाल नहीं कर सकती। साथ ही क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि मुझे जिया से जलन हो रही है, जबकि हो सकता है कि उसे उस औरत में दिलचस्पी हो जिससे वह सिर्फ 3 दिन पहले मिला था। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। क्या होगा अगर उसने मुझसे कहा कि उसे जिया से प्यार हो गया है? मुझे क्या करना चाहिए? सुशांत करिश्मा से 10 साल बड़ी थी। उन दिनों जब वह सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तो करिश्मा ही अकेला था जिसने उसकी मदद की, उसे तब तक साथ रखा जब तक वे दोनों साथ में कामयाब नहीं हो गए। इसलिए जब करिश्मा की बात आई तो सुजान उसे सब कुछ देने को तैयार थी। लेकिन अभी तुमने जो समझाया वह चेयरमैन के काम नहीं आएगा। क्यों? करिश्मा ने हैरान होकर पूछा। एक आर्टिस्ट होने के नाते क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन हो रही हर चीज के बारे में पता न हो? अगर आप कुछ लोगों को फॉलो नहीं भी करते हैं तो भी मुझे पता होगा कि ऑनलाइन क्या हो रहा है और आपको इस तरह जानकारी मिल जाएगी। इसलिए जब आपने कहा कि आपको नहीं पता कि जिया को इंटरनेट पर बुली किया जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं था। करिश्मा चुप रही। आपको साफ तौर पर पता था कि जिया को साइबर बुली किया जा रहा है और आपने देखा कि चेयरमैन उसके साथ अलग तरह से पेश आ रहे थे। आपने उसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट करने का फैसला किया, जिससे मामला और बढ़ गया। आपने कल चेयरमैन का पोस्ट जरूर देखा था। जब आपने अपनी बात साफ कर दी थी तब भी उन्होंने जिया के साथ खड़े होने का फैसला किया। मैगी, ये बस एक औरत है जिससे चेयरमैन 3 दिन पहले मिले हैं। आपने खुद ही कहा था कि आप हमेशा उनके सामने एक शांत समझदार औरत रही हैं।
आपने एक के बाद एक गलत कदम उठाकर अपनी ही कब्र क्यों खोदी? असल में करिश्मा के पोस्ट डालने से पहले उसके मैनेजर ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसने सुनने से मना कर दिया। करिश्मा को दुख हुआ और वह दुखी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार यह अलग है। राहुल एक बिजनेसमैन है और उसने हमेशा कंपनी के फायदे को सबसे पहले रखा है। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे औरतें उसकी मदद कर सकती हैं, तो वह उन पर मुस्कुराने की भी जहमत नहीं उठाता। तो फिर जिया इतनी अलग क्यों है? यह अलग है। जिया का कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। सुसान ने अपना सिर हिलाया। मेरी राय में मुझे लगता है कि यह वही है। जिया का बैकग्राउंड भले ही मजबूत न हो, लेकिन उसके शुगर डैडी का है। नहीं तो उसके जैसी नई एक्ट्रेस जिसके पास कोई फेम या रेप्यूटेशन नहीं है, इतने सारे अवार्ड विनिंग एक्टर और एक्ट्रेस के साथ शो में क्यों होगी? क्यों? मुझे लगता है कि जिया न केवल उसकी मदद कर सकती है, मुझे डर है कि वह कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। तुम्हें ऐसा लगता है? करिश्मा हैरान थी। बिल्कुल, सुसान ने उसकी पीठ थपथपाई। सोचो, इतने सालों से सैकड़ों औरतों ने चेयरमैन के साथ बिस्तर पर आने की कोशिश की है, लेकिन क्या वे कामयाब हुई? क्या तुम ही नहीं हो जो आखिर में हमेशा उसके साथ हो? लेकिन करिश्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे जिया को देखते हुए राहुल के एक्सप्रेशन याद आ गए। जब वह जिया से बात करता था तो उसकी आंखों में बहुत पैशनेट भाव होता था। पिछले 3 दिनों से टेबल रीड के दौरान वह सिर्फ क्यूरियस दिखता था, उसके करीब आना चाहता था। हालांकि आज जिस तरह से उसने उसे देखा, वह पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक उसे डेट न मिल जाए। अरे, क्या तुम पहले से नहीं जानती कि वह कैसा है? वह एक अमीर, हैंडसम आदमी है जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन उसे किसी भी चीज से ज्यादा पैसा पसंद है। उसकी जिंदगी में औरतों से ज्यादा जरूरी है अपनी किस्मत बनाना। वह अपनी उम्र के उन फौनी आदमियों जैसा नहीं है जिन्हें तुम देखते हो। टेबल रीड के दौरान तुमने उसकी आंखों में जो क्यूरियोसिटी देखी, वह इसलिए थी क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह कौन है। कल रात पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब उसे जिया की आइडेंटिटी पता चल गई है, इसीलिए वह उसके लिए इतना पैशनेट दिखता है। बस इतना ही। करिश्मा को लगा कि यह बात नहीं है, लेकिन उसे यह प्यार भी नहीं लगा। आखिर में उसने सुसान की बात पर यकीन करने का फैसला किया। कल रात मैंने जो पोस्ट ऑनलाइन डाली, क्या उससे मैंने राहुल का प्लान खराब कर दिया? उसने अभी मेरी आंखों में देखा भी नहीं। इस बारे में सुसान भी चुप थी क्योंकि उसने पहले ही उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। अगर टिया काबिल होती तो जिया बिना आग में घी डाले भी बर्बाद हो जाती, लेकिन अगर जिया का शुगर डैडी ज्यादा काबिल होता तो नतीजे वही होते जो उन्होंने आज सुबह देखे। सुसान ने आह भरी और उसे दिलासा दिया, खैर गलतियां सबसे होती हैं। तुमने इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और सिर्फ एक बार गड़बड़ की है। भले ही वह अभी तुमसे नाराज हो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आखिर में करिश्मा को सुसान ने मना लिया। तारांकन 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 तारांकन। क्योंकि जिया मेन फीमेल लीड थी, इसलिए उसके पास मेकअप के लिए अपना कमरा था। लेकिन जब वह अपने कमरे में गई तो उसने राशि को अपनी सीट पर देखा, जो बस अपना मेकअप शुरू करने ही वाली थी। जब उसने जिया को अंदर आते देखा तो राशि, जो पहले आराम से सोफे पर लेटी थी, तुरंत डरी हुई खरगोश की तरह उछल पड़ी। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। बड़ी बहन, आप यहाँ हैं? मुझे लगा था कि कल रात जो हुआ उसकी वजह से आप आज सुबह लेट हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आपका अपना ड्रेसिंग रूम है और मुझे दूसरों के साथ चीजें शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं आपके कमरे में आई। मैं सोच रही थी कि जब तक मेरा मेकअप नहीं हो जाता आप यहाँ नहीं आएंगी, इसलिए मैंने सिस्टर वेई से कहा कि पहले मुझसे शुरू करें। वेई प्रोडक्शन क्रू की चीफ मेकअप आर्टिस्ट थी। उसे अच्छी तरह पता था कि जिया के साथ क्या हुआ था। उस समय जब उसने जिया के चेहरे पर भाव देखा तो वेई को एहसास हुआ कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। जिया, मुझे बहुत अफसोस है। मैं यहाँ ड्रेसिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन राशि ने कहा कि तुम आज लेट हो जाओगी और मुझसे कहा कि पहले उस पर बात करो। उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम दोनों बहुत करीब हो और तुम्हें उसके साथ चीजें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे इसका पता नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारा ड्रेसिंग रूम उसे देने के लिए मान गई। राशि ने अपने होंठ काटे और आंखों में गुस्से से वेई को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सेट पर मौजूद सारे लोग असल में जिया से डरते थे। वे ऐसी नहीं थी जो अब उसकी मदद कर सके, इसलिए उसने इस अजीब स्थिति को कम करने के लिए अपने चेहरे पर एक दुखी मुस्कान लाने का फैसला किया और कहा, बड़ी बहन, मुझे बस अपने मेकअप में